तो हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलो, तो हम लोग मंथली मैगजीन की ये सीरीज को कर रहे थे, जिसपे जून मंथ का हमने पॉलिटी कंप्लीट किया पिछले वीडियो में। और अब हम आगे की टॉपिक्स को कंप्लीट करते हैं। ओके, चलो। और सबसे पहले ये बता दो, ये आप डाउनलोड कैसे करोगे ये बता दे रहा हूँ। अंडरस्टैंड एग्जाम्स करके एंड्रॉइड पे आपको ये ऐप मिल जाएगा सर का। उस पर जाओ आप करंट अफेयर सेक्शन में, और ये मैगजीन जल्दी जल्दी डाउनलोड करो और मेरे साथ शुरू करो पढ़ना। तो जैसा कि हम करें, ये इंटरनेशनल रिलेशन देखते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन आपका आपको तो मतलब सिलेबस वगैरह पता ही होगा, ठीक है। एटलीस्ट इतनी उम्मीद कर रहा हूँ। नहीं भी पता है तो सर ने बहुत अच्छी चीज ये की है कि सिलेबस यहाँ पर लिख रखा है कि चलो देखते हुए जाओ यार क्या करना है, ठीक है। तो ये शुरू होगा इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। सबसे पहला जो अपना टॉपिक है, सब टॉपिक है, ठीक है, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, और उसके अंडर हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं शुरू करने से पहले ये बताता हूँ कि कोई भी अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ते हो ना, तो एक बेसिक ढांचा होता है, ठीक है। बेसिक चीज मतलब आपको देखनी पड़ती है, वो हर एक कंट्री के साथ आप देखोगे। हर एक जितने भी कंट्री आप पढ़ने वाले हो, चाहे नेबरहुड का पढ़ो, चाहे बाहर का यूएसए, फ्रांस, किसी के साथ ही पढ़ो, ये बेसिक ढांचा सर देखो फॉलो होगा, ठीक है। तो वो क्या है, चलो वो देख लेते हैं, आसानी होगी आगे। अब हम फिर जल्दी जल्दी से कंप्लीट करेंगे, देखना। सबसे पहले किसी भी कंट्री, दो कंट्री के बीच, कंट्री ए और बी है। सबसे पहले जल्दी से उसका हिस्ट्री देख लो। क्या उसका मतलब हिस्ट्री में आपको समझ में आ जाएगा क्या उसका रहा है दोनों का पास। फिर पॉलिटिकली कैसे कनेक्टेड है, कब कहाँ पर डिप्लोमेसी शुरू हुआ, किस साल में शुरू हुआ, ठीक है, ये देख लो। उसके साथ ये देख लो कि अब जैसे इंडिया का हर एक जगह हम लोग सॉफ्ट पावर को बहुत ज्यादा मतलब आगे प्रमोट करते हैं। सॉफ्ट पावर में हम लोग कहीं बिल्डिंग बना रहे हैं, कहीं स्कूलें बनवा रहे हैं। तो डेवलपमेंटल एंगल हर एक कंट्री के साथ देखना। जितने भी अपने नेबरहुड के कंट्रीज को पढ़ोगे तो मोस्टली मानी जाती है कि हमसे बहुत सारे इंडेक्स में वो लोग पीछे हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो जो डेवलप एक टेम्पलेट बनाए, एक टेम्पलेट रेडी करें, मतलब एक जैसे अफगानिस्तान को हम हेल्प कर रहे हैं तो ये टेम्पलेट की तरह सेट हो जाए, और दूसरे कंट्री के लिए एग्जाम्पल। तो डेवलपमेंटल एंगल भी हम देखेंगे। फिर से डिफेंस, ऑब्वियसली हम लोग डिफेंस को देखते हैं, ठीक है। फिर उसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, डिफेंस में तो चलो हो गया, आप समझ गए। स्ट्रैटेजिक मतलब वो उस जगह पर है तो किस तरह से हमारे एडवर्सरी एडवर्सरी मतलब जो हमारा ओपोनेंट रहेगा, एडवर्सरी के लिए किस तरह से वो कंट्री मतलब यूजफुल हो सकता है, तो हम लोग उस एंगल को भी नेविगेट करेंगे। जैसे कि जितना भी आप नेबरहुड के कंट्रीज को पढ़ोगे तो उसमें चाइना, इंडिया चाइना का रिलेशन बिल्कुल आएगा, उसमें चाइना का एंगल बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब इन सब को ध्यान में रखकर, इन सब को बैकग्राउंड में रखकर आप चीजों को पढ़ो तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। ये लोन टॉपिक आपको नहीं लगेगा नहीं कि बिल्कुल मैं इसे अकेला पढ़ रहा हूँ, ऐसा कुछ आपको फील नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब चीजों को ध्यान देना है और कंट्री को शुरू करो। और जल्दी ही मैं एक ऐसा सीरीज लाने जा रहा हूँ जिसमें आप जब भी, जैसे जो बच्चे पढ़ाई करते, जैसे सर मेरे को आईआर पढ़ना है या फिर मेरे को सिक्योरिटी पढ़ना है, तो इशू क्या होता है ना, इशू ये रहता है कि आप पहले कुछ बैकग्राउंड लोगों को चाहिए रहता है, किक किक के लिए लोगों को चाहिए रहता है, थोड़ा सा बैकग्राउंड बना लो, बता दो, और मैं फिर कर लूंगा, कहीं ना कहीं से कंप्लीट कर लूंगा। चाहे मैं लेक्चर्स देख रहा हूँ किसी टीचर का, चाहे मैं बुक से खुद की पढ़ाई कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। तो एक तरह से किक स्टार्ट के लिए मैं एक समरी वीडियो, एक तरह से मान के चलो समरी, मैं समराइज कर दूंगा, चीजों को आपके सामने रख दूंगा और आप फिर उससे वहां से स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं ये सीरीज जल्दी लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि आपके मेंस के तैयारी में और इवन आप प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ाई कर रहे हो उसके लिए ये हेल्पफुल रहेगा, ठीक है सर। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना जो इंटरनेशनल रिलेशन है, सर की किताब अंडरस्टैंड यूपीएससी, जो मैगजीन है, उसके जून मैगजीन की इंटरनेशनल रिलेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो अपना टॉपिक है, इंडिया श्रीलंका। न्यूज में क्यों है? सबसे पहला न्यूज में इसीलिए है सर कि एक्सटर्नल अफेयर, जो अपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे और श्रीलंकन प्रेसिडेंट दोनों मतलब बायलैटरल ये मीटिंग वगैरह की है, ठीक है।
अब कुछ न्यूज प्रीलिम्स के लिए होगा, कुछ मेंस के लिए होगा, पर चलो हम लोग आईआर में करेंगे, पहले मेंस वाली चीजें पढ़ लेंगे, पहले बैकग्राउंड समझ लेंगे दोनों कंट्री का, फिर प्रीलिम्स को निपटाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आगे की भी कंट्रीज के साथ होगा। तो मेंस फेड सबसे पहले भैया देख लो, इंडिया श्रीलंका का क्या है। तो इंडिया श्रीलंका का तो कॉमन हिस्ट्री वगैरह है, पता ही है, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, बुद्धिज्म वगैरह, हम इन सब से जुड़े हुए हैं, ठीक है। कल्चरल कोऑपरेशन है, और वैसे भी मैंने बता रखा है कि सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, इंडिया इस चीज को, और इस चीज की आप इस चीज को बहुत बार आप सुनोगे भी, ठीक है, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, ठीक है। सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर में डिफरेंस तो पता ही होगा, चलो मैं बताता हूँ आपको, नहीं भी पता है कोई इशू नहीं है, मैं बैठा हूँ। सो हार्ड पावर होता है जब आप मिलिट्री, इन सब एंगल में मिलिट्री वगैरह चीज में आप इंडल्ज कर रहे हो। सॉफ्ट पावर जैसे कल्चरल हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है। आप रिलीजन के सहारे किसी से जुड़ रहे हो, आप डेवलपमेंट के थ्रू आप किसी को पैसा दे रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो। तो डिप्लोमेसी क्या है, एक तरह से वार्ता करने का तरीका, एंगेज करने का तरीका। तो एंगेज आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। तो सॉफ्ट और हार्ड, हार्ड मतलब एकदम बंदूक और गन लेकर आप किसी के बॉर्डर पे चले गए हो, और थोड़ा वो भी एक एंगेजमेंट का तरीका है, क्योंकि और अपने देश को दोनों तरीका आता है। बिल्कुल दोनों तरीका लोगों को सीख के रखना चाहिए, आपको लाइफ में भी यार दोनों तरीका पता रहना चाहिए। जहां हार्ड पावर की जरूरत है हार्ड पावर, जहां सॉफ्ट पावर की जरूरत है वहां सॉफ्ट पावर। बी लाइक इंडिया, बी लाइक योर कंट्री। ओके सर, चलो आगे देखते हैं। तो ये अग्रीमेंट वगैरह साइन हुआ है दोनों का, मतलब एक इंडियन कल्चर सेंटर कोलंबो में बना है, बेसिकली सॉफ्ट पावर का मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। उसके बाद जोग्राफिकल पैरामीटर्स तो देख लो। ज्योग्राफी जो इंडिया श्रीलंका का आपको मैप में समझ ही आ गया होगा, इंडिया के ये इंडिया है तो यहाँ पे है। तो उसके बाद इंडिया श्रीलंका, तो ये सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, आयोरा हो गया, सबका ये दोनों मेंबर है, ठीक है। दोनों प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं यार ये सब, ठीक है। इकोनॉमिक पैरामीटर, इकोनॉमिक में देख लो, इंडिया इज श्रीलंका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है भैया, हमको पता है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। एंड द ट्रेड बिटवीन इंडिया श्रीलंका का देख लो, इतना यूएस बिलियन डॉलर है, ठीक है। और इंडिया सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है श्रीलंका में, एफडीआई में। आप सुनते रहते हो हमने श्रीलंका को लोन दिया ये सब, ठीक है। और टोटल कितना है ये देख लो। उसके बाद है इंडिया इज द फर्स्ट टू ऑफर सपोर्ट श्रीलंका। ऑब्वियसली जब भी आईएमएफ वाला अभी जो क्राइसिस हुआ था, तो इंडिया सबसे पहला कंट्री था जो वहां पर जाके उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद वो साथ साथ ये शॉर्ट टर्म कंसेशनल लोन भी दिया था उसको, कि लो भैया पैसा और जल्दी से अपने यहाँ से निकलो। और श्रीलंका में सबसे पहला, मतलब हैज अडॉप्टेड इंडियाज यूपीआई, सबसे पहला नहीं सॉरी, वो इंडिया का यूपीआई अडॉप्ट किया। पर इसमें हम लोग चलो एक चीज और भी देख लेते हैं, सबसे पहला साउथ अमेरिकन कंट्री जिसने मतलब यूपीआई को एक्सेप्ट किया है, तो वो अपना क्या हो जाएगा, याद करो, वो होगा पेरू, ठीक है सर, वो पेरू होगा, वो होगा पेरू। ओके, सबसे पहला यूरोपियन कंट्री कौन होगा, फ्रांस, ठीक है। इसको भी बीच बीच में ध्यान में रखते रहो, आएगा। डेवलपमेंट, अब मैंने डेवलपमेंट पैरामीटर बोला था, तो इंडिया क्या है, स्कॉलरशिप दे रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है। फिर स्टडी इन इंडिया करके प्रोग्राम ला रहा है, बच्चों को आयुर्वेदा, योगा, बुद्धिस्ट स्टडीज, इन सब के लिए प्रमोट कर रहा है। फिर श्रीलंका और इंडिया दोनों मिलकर हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम लगाए हैं, और ये 3 आइलैंड में, जहाँ पे डेल्फ्ट आइलैंड, नैना तीवू आइलैंड, अनाइलई तीवू आइलैंड, यहाँ पर जाकर जो जाफना में है, जाफना पेनिनसुला में है, वहां पर ये लोग ये एनर्जी सिस्टम, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी इज द फ्यूचर यार, और इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ऑब्वियसली किसी भी कंट्री से एंगेजमेंट करने का मतलब, हर एक कंट्री में आप कॉमन, आपको कुछ नहीं भी याद है ना, आप ये सब चीजें लिख कर आओ कि रिन्यूएबल एनर्जी में एंगेज कर रहा है इंडिया उसके साथ, ठीक है। फिर इंडिया हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जहाँ 50,000 हाउस बना रहा है वॉर अफेक्टेड एरियाज वगैरह में, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ, बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का। फिर है मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है भाई, तो ये भी बना रहा है कि ठीक है, जो भी रेस्क्यू वेस्क्यू होगा, मैरीटाइम जो भी, क्योंकि हम लोग पानी से बहुत ज्यादा एंगेज है, वहां जाने का एक तरीका पानी है, तो कुछ भी होगा इशू, तो यार तुम लोग ये कोऑर्डिनेशन सेंटर बना के डील कर लो। ओके, स्ट्रेटेजिक पैरामीटर, जब स्ट्रेटेजिक पैरामीटर देख लो तो पता ही है, इंडियन ओशन में है, इंडियन ओशन में श्रीलंका प्रेजेंट है, और जो कि हमारे से इतना करीब है, और जो 70% इंडिया का कार्गो, ठीक है, कोलंबो पोर्ट के थ्रू जाता है, ठीक है। तो लार्जेस्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है साउथ एशिया का, ठीक है भाई। और साथ ही साथ ये जो सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन हो गया, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इंडिया का हो गया, तो इसमें श्रीलंका का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सर, ठीक है। साथ साथ तो ये हम लोग नेविगेट कर लिया, अब हम चैलेंजेस देखो, ठीक है। ये मेंस में है,
और अब आके प्रीलिम्स में पढ़ लो फैक्ट। फिर हम एंड में चैलेंजेस देखते हैं। प्रीलिम्स के लिए याद करो किसी भी चीज को, देखो आज से दो कंट्री कभी भी देखना, क्योंकि इस साल भी एग्जाम में आ गया है, आ चुका है कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, 2024 में भी आया है। ठीक है, तो किसी भी कंट्री का मिलिट्री एक्सरसाइज को याद रखो, और प्लस ये याद रखो कि वो मिलिट्री का एक्सरसाइज है या नेवल एक्सरसाइज है, एयरफोर्स का एक्सरसाइज है। तो उसी तरह इंडिया श्रीलंका का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को मित्र शक्ति बोलते हैं, नेवल एक्सरसाइज को स्लीनेक्स बोलते हैं। ठीक है, प्लेसेस इन न्यूज, ऑब्वियसली किसी भी कंट्री को पढ़ो तो उसमें कौन सा प्लेस वहां का न्यूज में वो भी देखो। तो कच्चा थीवू आइलैंड, कच्चा थीवू आइलैंड है जहां पर वोल्केनिक इरप्शन से मतलब बना था। ठीक है, वो सब चीज उसके बारे में हल्का हल्का न्यूज पढ़ लो। उसके बाद वो कहाँ है, तो रामेश्वरम के साउथ में है, 33 किलोमीटर साउथ में है, और वो बंजर जमीन है बेसिकली। ठीक है, और एक मतलब नीचे हम लोग पढ़ लेंगे कच्चा थीवू के बारे में, और ये आगे बताया गया है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे कोई पानी वानी नहीं है, इसलिए लोग वहां पे रहते नहीं है। और उसके बाद 1976 में इंडिया से श्रीलंका एग्रीमेंट ऑन द मैरीटाइम बाउंड्री हुआ था बिटवीन द टू गल्फ ऑफ मन्नार एंड बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और बेसिकली एक्सक्लूसिव जोन हम लोग देखे कि हमारे बहुत करीब में आ रहा है ये सारा कंट्री, तो ऑब्वियसली मतलब 200 नॉटिकल माइल के अंदर ही ये सब आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, तो इसलिए वो क्लैश होना लाजमी है। ठीक है, साथ साथ एक रीजनल ग्रुपिंग को देख लो, बात हो रही है, डिस्कस हो रही है कोलंबो प्रोसेस। तो इंडिया चेयर्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग। ठीक है, इंडिया चेयर करा था। ये क्या है, ये एक रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस है। ठीक है, ऑन मैनेजमेंट ऑफ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर फॉर कंट्रीज ऑफ ओरिजिन इन एशिया। ठीक है, इन कंट्री का जो हम लोग जहां से लेबर लोग बाहर काम करने जा रहे हैं ना, तो इसीलिए एक डिस्कशन ग्रुप है कि तुम्हारे लोग बाहर काम कर रहे हैं, तो एक तुम लोग का कुछ होना चाहिए। तो ऐसा ये सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है इसका, तो सेक्रेटेरिएट इसका जेनेवा में है। ठीक है, इज होस्टेड बाय इंडियन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, एक है ना, पता है ना, इंटर आईओएम है करके है। तो आईओएम का हेडक्वार्टर जेनेवा, तो वहीं पे इसका भी सेक्रेटेरिएट है। कंप्राइजेस 12 मेंबर है, 12 मेंबर ऑफ एशियन कंट्रीज। तो देख लो मेंबर के नाम यहाँ पे दिखे होंगे, जिसमें अपना इंडिया भी, प्यारा भाई इंडिया भी है, और यहाँ से सब लोग काम करने जाते हैं। और क्वेश्चन आएगा कि क्या इसका इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, क्वेश्चन आ जाएगा इंडिया इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर, बट इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर, क्योंकि अपने सबसे ज्यादा बाहर लोग जा रहे हैं, सबसे ज्यादा रेमिटेंस हमारे देश में आ रहा है। तो भैया ये सब जितना भी चीज होगा, हम लोग उसके फाउंडिंग मेंबर रहेंगे भैया। ठीक है, ये याद रखो। अब चैलेंजेस देख लो भैया, चैलेंजेस देख लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाइना फैक्टर, मैंने पहले ही बोला था कि चाइना फैक्टर देखते रहना, चाइना को आएगा ही। तो साथ में देखो ये जो मैरीटाइम सिल्क रूट चाइना बना रहा है, जिसके कारण कोलंबो पोर्ट, दो चीज, कोलंबो पोर्ट और हम्बन तोता। और हम्बन तोता को तो 99 ईयर के लीज पे ले लिया था। ठीक है, उसके बाद है इसके बाद ये देख लो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन टू स्टैब्लिश, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहा है कोलंबो मेन पोर्ट पास। तो बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि देखो चाइना अगर अपने इतने करीब आकर कोई भी डेवलपमेंट करता है, तो इट्स वेरी मच कंसर्निंग फॉर अस। ठीक है, तो इस कारण से इस फैक्टर को आपको देखना है। उसके बाद है फिशरमैन इश्यूज। देखो सबसे, अगर कभी भी आप श्रीलंका में देखोगे ना, तो जितने भी आईएफएस लोग उसमें पोस्टेड होते हैं, तो उनका मोस्टली, जैसे आप किसी भी कंट्री जाओ तो डिप्लोमेसी के अलग अलग चीजों को आईएफएस लोग हैंडल कर रहे हैं, पर इंडिया श्रीलंका में क्या होता है ना, बराबर कोई भी फिशरमैन उधर जाकर मतलब आइडेंटिफाइड होता है इंडिया, तो आईएफएस ऑफिसर को जाके आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ठीक है भाई ये इंडियन है, और फिर उसको डिपोर्ट किया जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इश्यू है, क्योंकि पानी में कुछ बाउंड्री हो, सरहद नहीं होता है ना, तो आप पार करके चले जाते हो, जिसके कारण ये बहुत बड़ा इश्यू है इंडिया और श्रीलंका के बीच। ठीक है, क्योंकि हाँ, तो अब ये हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद है अगला जो टॉपिक अपना आ रहा है, तमिल माइनॉरिटी इशू। तमिल माइनॉरिटी का इशू है, ये तो एक तरह से पूरा अलग से एक टॉपिक ही है। बाकी आप इसको शॉर्ट में इस तरह से समझो कि श्रीलंका का जो पॉपुलेशन है ना, उसमें 74.9%, 74.9% सिन्हालीज हैं। ठीक है, और सिर्फ 11.2% श्रीलंकन तमिल्स हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ कि जब आजादी मिली उन लोगों को, जब वहां से यूके गया, तो वहां पर बुद्धिस्ट का जो सुप्रीमेसी दिखा, और उस समय से मतलब 1949 से डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि एक एक्ट आया था, सिन्हालीज एक्ट, सिन्हाला एक्ट 1956। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन तमिल हिंदूज को फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि फिशरमैन इशू वाले में हमने एक चीज और भी देखा था, ये इलीगल फिशिंग और अरेस्ट ऑफ फिशरमैन ये बराबर दिखता है। और डिस्ट्रक्टिव फिशिंग मेथड, ये डिस्ट्रक्टिव फिशिंग मेथड, इसमें आप देखोगे कि बोट्स वगैरह में इतने बड़े बड़े नेट लगाते हैं, जो लोग जो
ओशन का इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। तो इस ये भी दोनों कंट्री के बीच कंसर्न का इश्यू होता है कि फिशरमैन सबको ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी वाला बोट प्रोवाइड करो कि वहां का नेचुरल इकोसिस्टम अफेक्ट ना हो। ठीक है, अब कच्चा थीवू आइलैंड वापस आते हैं। तो कच्चा थीवू आइलैंड को सिंपल, कच्चा थीवू मतलब क्या होता है? बैरन लैंड। बैरन लैंड इन तमिल, तमिल में इसको बैरन लैंड बोलते हैं भैया। ठीक है, उसके बाद है बट, बहुत प्यारा सा कोट लिखा हुआ है, क्या है कि दो बैरन इन जोग्राफिकल टर्म इट इज फर्टाइल इन पॉलिटिकल टर्म। ठीक है, आप बिल्कुल इसे कोट करो। ठीक है भैया, कि दो बैरन इन जोग्राफिकल टर्म बट इट इज फर्टाइल इन पॉलिटिकल टर्म। ठीक है सर। और हुआ क्या था ना कि 1974 में इंदिरा गांधी और वहां के बंदर नायका साहब जो थे, दोनों एग्रीमेंट करे थे और उन्होंने एक्सेप्ट किया था, रिकॉग्नाइज किया था कि कच्चा थीवू इज पार्ट ऑफ श्रीलंकन टेरिटरी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कच्चा थीवू, आप न्यूज में सुनोगे और लगेगा कि ठीक है अखंड भारत चल रहा है तो अखंड भारत में कच्चा थीवू हमारा ही पार्ट होगा। नहीं सर, अभी वो हम लोग ने प्रॉपर ट्रीटी करके बोल दिया श्रीलंका का पार्ट है। ठीक है, और उसके बाद एट द टाइम ऑफ व्हेन चाइना इज लुकिंग टू एक्सपैंड इट्स प्रेजेंस। तो ये सब मतलब यार ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है बेसिकली। और लोग कच्चा थीवू आइलैंड पे जाते क्यों है ना, मेजरली क्या होता है ना कि जब फिशरमैन इधर से बोट लेकर जाते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं तो इस आइलैंड पे रेस्ट वगैरह करने के लिए तो वो लोग वहां पे रुक जाया करते थे। तो ये सबसे बड़ा इशू था। उसके बाद ऑब्वियसली सिक्योरिटी इशू एवरग्रीन है, हमेशा रहेगा ही, क्योंकि बॉर्डर बहुत ज्यादा पोरस बॉर्डर है, वहां से लोग आ जा रहे हैं, ट्रैफिकिंग वगैरह चल रहा है। जितने भी आप साउथ के वेब सीरीज अगर अभी देख रहे हो तो क्या देखते हो, वहां पे लोग जाते हैं श्रीलंका और वहां से हथियार स्टॉक कर कर ले आते हैं अपने देश में। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। फिर टेररिस्ट लोग या फिर कुछ भी ऐसे एलिमेंट्स लोग फिर जो कि परेशान करते हैं, वो लोग वहां पर जाके अब बस जाते हैं। तो ये है वे फॉरवर्ड। क्या होना चाहिए? वे फॉरवर्ड सिंपल है कि जो सब चीज ऊपर पड़े हो उसी को सिंपल छाप दो। बाई बाइलेटरल स्ट्रेंथिंग, बाइलेटरल टाइज को स्ट्रेंथिंग करो, लिंग्विस्टिक रीजनल डाइवर्सिटी। ठीक है, ये सब सबको ध्यान में रखो। रिजोल्यूशन ऑफ कच्चा तीवू करो थ्रू मीडिएशन। ठीक है, और एक एनुअल फेस्टिवल होता है सेंट एंथनी चर्च में इन कच्चा तीवू, तो जहां इंडिया और श्रीलंका दोनों से लोग जाते हैं। ठीक है, ऐसा ऐसा चीज को प्रमोट करो। फिर से एक्टा, इकोनॉमिक एंड ट्रेड कोऑपरेशन एग्रीमेंट होता है। तो ट्रेड बैरियर्स ऑब्वियसली बहुत सारे जैसे आते हैं ना, जैसे सेपा हो गया, सेसा हो गया। ठीक है, तो बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ठीक है, इन सब चीज से एफटीए, अलग अलग तरह के एफटीए। तो मतलब दो कंट्री है ना, और इतना प्यारा अपना हिस्ट्री रहा है ना, तो अपने में ट्रेड रेड करने में ना यार थोड़ी मतलब उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस ट्रेड फेयर हो तो हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए और मिलकर एक तरह से मानकर चलो, जैसे यूरोपियन यूनियन बना, अलग अलग कंट्रीज हैं पर सिंस दे आर इन द सेम रीजन तो उन्होंने प्रॉपर एक यूनियन बना के रखा है, कॉमन मार्केट बना के रखा है। तो हम लोग भी कुछ ऐसा सोच सकते हैं अपने साथ वाले भाइयों को, अनटिल एंड अनलेस कुछ मतलब ज्यादा दिक्कत ना हो और हमारे सॉवरेनिटी सिक्योरिटी पे बात ना आए, तो फिर ये सब चीजें हो सकती है। इट्स गुड आइडिया। ओके, फॉर्मुलेटिंग कलेक्टिव लॉज टू प्रोटेक्ट राइट्स एंड लाइवलीहुड ऑफ द फिशरमैन। ऑब्वियसली यार दोनों को मिलकर और बैठकर बात करनी पड़ेगी। ठीक है सर। उसके बाद है इंडिया बांग्लादेश। प्राइम मिनिस्टर वॉज ऑन 2 डे विजिट टू इंडिया। ठीक है, सिंपल है, प्राइम मिनिस्टर आए थे तो इसीलिए दो न्यूज पे आ गया है। और अभी जब आप सुन रहे हो जब इस न्यूज को मेरे थ्रू, तब तक तो वो पता है बांग्लादेश में यार प्राइम मिनिस्टर अब वहां के भी नहीं रहे, हम निकल लिए। ठीक है, यूनुस साहब है अपने, मोहम्मद यूनुस साहब। ठीक है, वहां पर अपना चल रहा है। तो आप इसमें समझो अच्छा सॉरी यार, एक पॉइंट तो रह ही गया यार, प्रीलिम्स वाला। नहीं नहीं यार, इसका प्रीलिम्स कंप्लीट हो गया, चलो कोई इशू नहीं। ठीक है, डन डन डन। ठीक है, इंडिया बांग्लादेश देखते हैं। तो अभी मीटिंग का क्या आउटकम निकला देख लो। शेयर्ड विजन फॉर इंडिया बांग्लादेश, डिजिटल पार्टनरशिप करेंगे, ग्रीन पार्टनरशिप करेंगे, ब्लू इकोनॉमी की बात होगी। ठीक है, ये सारा चीज आप लेटेस्ट न्यूज में पढ़ रहे हो यार। इन स्पेस की बात कर रही है, एमओयू साइन हुआ है इन स्पेस के लिए। ठीक है, उसके बाद है रेलवे कनेक्टिविटी कोऑपरेशन इन ओशनोग्राफी। अब आप ये सब चीज सिर्फ मैप देख के और सिर्फ आज का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट और जो न्यूज में आप डेली सुनते हो इससे देखकर आप जज कर सकते हो क्या होगा। डिजिटल दुनिया है तो सबसे हम डिजिटली कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी और मतलब साफ सुथरा, ग्लोबल वार्मिंग वाली बात हो रही है, सबसे ग्रीन पार्टनरशिप, ब्लू इकोनॉमी, इन्हीं सब की बात चलेगी। स्पेस में इंडिया डेली 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 कुछ ना कुछ चीज भेजे जा रहा है, तो ऑब्वियसली हम लोग अपना वो कैपेसिटी एनहांस कर रहे हैं, तो हम लोग स्पेस के थ्रू भी इंगेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है सर। अब देख लो प्रीलिम्स फेड में सबसे पहले दो पोर्ट का नाम आएगा, मोंगला पोर्ट और चित्तागोंग पोर्ट। यार सिंपल है, मैप तुम्हारे पास भी होगा,
मैप पे मैप को पकड़ो और पहले ही देख लो किस साइड है। ये नीचे साइड इधर आपको दिख जाएगा मोंगला पोर्ट, मैंने ये सर्कल कर दिया है, और ये आपको चित्तगोंग पोर्ट, ठीक है सर। तो अब इसको फिर से छोड़ा करो, कोई इशू नहीं है। अब इसे जगह पे लाओ और हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं है क्या एग्जैक्टली exactly। तो मोंगला पोर्ट पता ही है कहाँ पे है, लोकेटेड इन द बागेरहाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश, ठीक है यार। 62 किलोमीटर नाउथ, ये नॉर्थ ऑफ बे ऑफ बंगाल कोस्ट लाइन, ओके सर, ऊपर है। एक पैसर रिवर है, ठीक है, कन्फ्लुएंस ऑफ पैसर एंड मोंगला रिवर, ठीक है। तो दो रिवर का नाम आ जाएगा एग्जाम में, और आपको लगेगा भैया कहाँ से, आउट ऑफ द ब्लू पूछ दिया यार, यूपीएससी आउट ऑफ द ब्लू जा रहा है, आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है। सर आउट ऑफ सिलेबस नहीं जा रहा है, इन सिलेबस था, आपने बस पढ़ा नहीं है, अपने ध्यान से पढ़ा नहीं है, ओके सर। और उसके बाद चित्तगोंग पोर्ट, तो मोंगला सेकंड पोर्ट, सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है, चित्तगोंग सबसे ज्यादा मतलब लार्जेस्ट पोर्ट है। फिर तीस्ता रिवर का इशू चलते रहता है इंडिया के साथ, तीस्ता रिवर बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी है, ठीक है सर। उसके बाद है तीस्ता नदी के बारे में बता दिया, कहाँ से आता है, जोल आमो लेक से आता है, जो कि सिक्किम में है, ठीक है सर, डन। उसके बाद है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ऑब्वियसली मैंने बोला था हर एक कंट्री का साथ का याद रखो, एक्सरसाइज संप्रीति और ज्वाइंट नेवी एक्सरसाइज मिलन। तो ये भी याद रखना है, आर्मी वाला है संप्रीति, क्वेश्चन पूछ देगा आर्मी वाला है मिलन, तो तुम हाँ मार के आ जाओगे, क्योंकि मिलन तो हाँ सर बांग्लादेश के साथ है, नहीं सर गलत हो जाएगा, और एक नंबर से आपका मुंह लटक सकता है, तो ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में आप एनसीईआरटी को आराम से खोलो और देखो यार, ज्योग्राफी का ये बेसिकली स्टैटिक वाली चीजें हैं, ठीक है सर। अब मेन स्वेट पैरामिड चेक कर लो इंडिया। अब हिस्ट्री किसको नहीं पता, अभी बहुत सारे हिस्ट्री न्यूज में आ चुका है। 1971 में किस तरह से हमने मतलब उन्हें लिबरेशन में, बांग्लादेश लिबरेशन में हमने पार्ट लिया था, बहुत एक्टिव पार्ट लिया था इंडिया ने, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं। और ऑब्वियसली यार पहले वो अखंड भारत और एक भारत था यार, वो बंगाली था अपना, ठीक है। तो उसके साथ अलग रिश्ता है अपना, हमेशा से अलग रिश्ता रहेगा, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफिकल फैक्टर हो गया, बांग्लादेश हैज द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर, ये सारी चीजें, ये सब खाटा खाटा फैक्ट है सर, इसको बिल्कुल याद रखना। पूछ देगा पाकिस्तान है लार्जेस्ट बाउंड्री, तुमको लगेगा ठीक है जम्मू कश्मीर में है भैया, इधर नीचे अपना राजस्थान तरफ हो सकता है, नहीं सर गलत हो जाएगा, चाइना गलत हो जाएगा, बांग्लादेश है सर, ठीक है। याद रखो कितना, 4096, ओके। उसके बाद आ जाओ वापस, उसके बाद है बांग्लादेश शेयर बॉर्डर विद कौन कौन से स्टेट से करता है, तो ये सब चीजें मैप पे आपको याद होनी चाहिए, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि टोटल हम लोग 54 रिवर शेयर करते हैं एक साथ, जो ऊपर से नीचे जाती है। सो बेसिकली क्या है ना कि बांग्लादेश हमसे नीचे है, इंडिया ऊपर है, तो इसको बोले लोअर राइपेरियन स्टेट, और इंडिया अपर राइपेरियन। किसी भी रिवर के टर्म्स, रिवर के फ्लो के टर्म्स में हम देखते हैं, जहां ऊपर से आ रहा है तो वो लो अपर राइपेरियन, और जहां जा रहा है वो लोअर राइपेरियन, ठीक है। तो सर अगर हम कुछ डैम वैम या फिर कुछ भी कंस्ट्रक्ट करते रिवर पे, तो ऑब्वियसली बांग्लादेश को असर पड़ेगा। इसी कारण ना मतलब पानी को लेकर एक अलग सा मतलब मुद्दा बना हुआ है बांग्लादेश के साथ, ठीक है सर। उसके बाद है नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट के साथ चिकन नेक कॉरिडोर को चलो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, चिकन नेक कॉरिडोर स्ट्रेटेजिक लोकेशन में, तो फिर वहां मैं आपको इस पॉइंट को समझा दूंगा। उसके बाद आ जाओ, तो ज्योग्राफिकल फैक्टर देख लिया, अब इंफ्रास्ट्रक्चर पैरामीटर देख लिए, अब रेलवेज, ठीक है, रेलवे, रोड, वाटरवे। अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना इंडिया इससे इससे क्यों परेशान है ना भाई, मैं वो समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। मतलब कनेक्ट करने के लिए क्यों परेशान है, क्योंकि बाकी कंट्री से भी कनेक्ट होना है, पर इसके साथ कनेक्ट होने के लिए अलग सा एक इच्छा रहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ये है अपना सिक्किम, ठीक है, ऐसे पकड़ो, ठीक है। यहाँ पर है नेपाल, भूटान, सिक्किम, और ये थोड़ा सा, यार ये अपना बांग्लादेश है, ठीक है भैया, ऐसे समझो, रफ समझो, ये अपना बांग्लादेश है। तो और यहाँ पर ये छोटा सा एक चिकन नॉक कॉरिडोर है, हम लोग इधर ही के थ्रू जाते हैं, कहाँ जाते हैं, तो हम लोग अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जाते हैं। आपको मैप पता होगा, मैं कुछ नया नहीं बता रहा, बस चीजें को वापस से याद दिलवा रहा हूँ, ठीक है सर। यहाँ पे अपना एक बहुत अपना बेस्ट फ्रेंड रहता है चाइना, जो कि गलती से भी यहाँ पर अटैक नहीं कर सकता, जो कि गलती से भी इस रास्ते को ब्लॉक नहीं कर सकता। सर मजाक कर रहे हैं, बिल्कुल कर सकता है, जिसके कारण हमें कोशिश, और इसके होगा क्या, अपना नॉर्थ ईस्ट कट जाएगा। इसी कारण हम लोग को ये चिकन नॉक कॉरिडोर को अवॉइड करने के लिए हम लोग को रेलवे बनाना है, रोडवेज बनाना है, मतलब पूरी तरह से, पानी है तो वाटरवेज, कैसे भी अपने को इधर पहुंचना है अपने नॉर्थ ईस्ट। तो इसीलिए अब बांग्लादेश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात है ये, ठीक है सर। तो अब आप लोग ये सारे टॉपिक्स को पढ़ो, और फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है भैया, ये रोडवे रेलवे हमेशा क्यों न्यूज में रहता है। तो अब याद करो रेलवे में क्या क्या आता है, तो हल्दीबारी, हल्दीबारी, चिलचलाटी,
रेल लिंक फंक्शनल सिंस 2020 से, ठीक है। उसके बाद करंट में 3 रेलवे ऑपरेशनल हुआ है, मैत्री एक्सप्रेस हुआ है, बंधन एक्सप्रेस हुआ है, मिताली एक्सप्रेस हुआ, कहाँ से कहाँ तक प्लीज देखें इसे, ठीक है। फिर अभी न्यूज में आप पिछले साल पढ़ रहे होगे सर, अखौड़ा अगरतला क्रॉस बॉर्डर हुआ है, ठीक है। तो ये भी इंडिया बांग्लादेश के लिए इंपॉर्टेंट मतलब था। ये सारा प्रोजेक्ट ऑब्वियसली थोड़ा स्टैग्नेंट, थोड़ा स्टेलमेंट पे आ रहा है, क्योंकि थोड़ा वहां पे रिजीम में इशू हो रहा है, बट पक्का हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है सर। उसके बाद है रोड कनेक्टिविटी, तो देख लो ढाका अगरतला बस सर्विसेज चलता है दोनों कंट्री के बीच। उसके बाद 5 बस सर्विसेज चलता है इंडिया बांग्लादेश में, कोलकाता अगरतला गुवाहाटी टू ढाका, तो खुलना तक अभी बस चल रहा है वहां पे, ठीक है। फिर वाटरवेज, वाटरवे ऑब्वियसली यार, वाटरवेज से भी बिल्कुल कनेक्ट करेंगे, पानी है तुम्हारे पास, पानी है हमारे पास, चलो बोट के थ्रू एक हो जाते हैं, ठीक है सर। उसके बाद है इंडिया बांग्लादेश है प्रोटोकॉल भी अपना बना के रखे, इनलैंड वाटरवे ट्रेड एंड ट्रांजिट, ठीक है। ये प्रॉपर ये सब प्रोटोकॉल, किसी कोई भी ट्रेड रूट कर रहे हो ना, और ऑब्वियसली इंटरनेशनल वाली बात है ना, तो एक प्रॉपर ट्रीटी होगा, कुछ ना कुछ चीजें होगा। जब 1972 से ये ऑपरेशनल है, देख लो 1972 से हम लोग ट्रेड रोड कर रहे हैं पानी के थ्रू, ठीक है। लार्ज वेसल्स, कौन सा वेसल्स आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता है, मतलब यही होगा ना, किसी भी दो इसमें क्या डिस्कशन होगा, ऑब्वियसली क्या गुड्स ला रहे हो वो बताओ, कितने दिन तक जाओगे ये बताओ, और कुछ गलत चीज मत लेकर आ जाना, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर मल्टीलैटरल कनेक्टिविटी, तो बीबीआईएन ऑब्वियसली मल्टीलैटरल मतलब इंडिया बांग्लादेश मिलके और किन किन साथ कंट्री के साथ साथ है, तो बीबीआईएन एक प्यारा सा चीज आता है जहां पे तुम देखते हो क्या, भूटान, पहले तो बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल, ठीक है भैया। 2015 से हम लोग साइन किए थे, और हम लोग इसमें भी वही पैसेंजर पर्सनल कार्गो, क्योंकि तुम खुद देखो ना, जो भी नेपाल है जो भूटान है, उनका अपना कोस्टल कोई बाउंड्री नहीं है, तो ऑब्वियसली उनको भी हमारे साथ यार अगर ट्रेड अच्छा करना है तो रिश्ता बना के चलना पड़ेगा। तो इन चारों का एक अलग सा प्यार मोहब्बत दिखता है तुमको, जो जहां पर पैसेंजर पर्सनल कार्गो व्हीकुलर मूवमेंट ये इन सबको डील करता है, इसलिए ये लोग बीबीआईएन बनाकर हैं, ठीक है सर। ये समझ में आ गया होगा अभी तक। उसके बाद है इकोनॉमिकल पैरामीटर, ऑब्वियसली हमको इकोनॉमी देखना है दो कंट्री के बीच का। तो बांग्लादेश इज इंडिया बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर इन साउथ एशिया, और इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ बांग्लादेश इन एशिया, ठीक है सर। उसके बाद है टोटल बायलैटरल ट्रेड इतना है। इंडिया हैज प्रोवाइडेड ड्यूटी फ्री एक्सेस, हम लोग ड्यूटी फ्री एक्सेस करते हैं दो चीज को छोड़कर, टोबैको, यही सब पूछता है, टोबैको और अल्कोहल के अलावा, अल्कोहल के अलावा ड्यूटी फ्री एक्सेस है, आओ भैया कोई पैसा नहीं है। और किसके तहत, साफ्टा के तहत, और साफ्टा क्या होता है, साउथ एशिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ठीक है, 2011, ठीक है। उसके बाद है 2022 में हमने क्या करा था, हमने ज्वाइंट फिजिबिलिटी स्टडी करके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पर सोचा था कि ठीक है कंक्लूड किया था, और हम लोग कर सकते हैं। क्यों, मैंने तुमको सीधा ये मतलब उसमें मत जाओ ना किसके साथ है किसके साथ नहीं है, पहले ये चीज को पकड़ो, क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। हमेशा जो ये बात होता है कि ये कर लो मतलब ट्रेड एग्रीमेंट्स करो, क्यों करो आप लोग ये समझो, बीइंग एस्पिरेंट आपको ये जानना है, क्योंकि भाई इकोनो मतलब यूरोप भी है ना, तो कितना प्यारा उन लोगों का देश चल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉमन ट्रेड यूनियन है, ठीक है, ऐसा करके। एनर्जी पैरामीटर तो फिर देखो ही, बांग्लादेश इज करेंटली इम्पोर्टिंग इतना मतलब एनर्जी हम लोगों से ले रहा है, और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट हम लोग ऑपरेशनल है, सप्लाई चल रहा है वहां से बांग्लादेश ग्रिड में जब जाता है। तो कौन सा ग्रिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रिसिटी इन बांग्लादेश, तो सर ये न्यूज में आएगा, ये देख लेना। फिर कंस्ट्रक्शन और रोपुल न्यूक्लियर पावर प्लांट इन बांग्लादेश विथ इंडिया एंड रशिया कोऑपरेशन। अब क्वेश्चन आ जाएगा, रोपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो बच्चा लिखेगा कि सर आई डोंट नो, सर अचानक कोई कुछ पूछ दिया, सर क्या पूछा, गलत है भाई, ये सब मत करना यार, सब दिया रहता है। इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, ठीक है, हम लोग 2023 से चालू है, मतलब हाई स्पीड डीजल के लिए, ठीक है, मतलब कैरी करने के लिए ये सब हम लोग बना रखे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली हमारा प्यारा टॉपिक डेवलपमेंट पैरामीटर, डेवलपमेंटल पैरामीटर में देख लो तो इंडिया है 4 लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहा है इन द लास्ट 8 ईयर, ठीक है। दबा के हम लोग पैसा दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, रोड रेलवे शिपिंग पोर्ट, क्योंकि उनका जरूरत हमें है, हमारा जरूरत उन्हें है, ये तो चलता ही रहता है इंटरनेशनल रिलेशन और जियो पॉलिटिक्स में, ठीक है। हाई हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसमें इंडिया मतलब प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है एक है सुबोर्नो जयंती स्कॉलरशिप है, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां पे इंडिया हैज बीन कंट्रीब्यूटेड इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। ये सब चीजों का नाम, क्योंकि मेंस में आप ये सब लिखोगे ना तो एक अच्छा इंपैक्ट देता है, उनको लगेगा ठीक है बच्चा जो अपना है ना वो अवेयर्ड है भाई, ठीक है। फिर है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एक मिनट भाई, हाँ भाई, क्या है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखते हैं।
तुमको लोकेशन तो हम समझा दिए पहले ही कि क्यों अपना इम्पोर्टेंट है यार। और चिकन कॉरिडोर हो गया, और इन सब ऑर्गेनाइजेशंस में साथ है अपने साथ, ठीक है, इन सब प्लेटफॉर्म पे साथ है अपना बांग्लादेश भाई, ठीक है। और इन्वायरमेंटल पैरामीटर भी देख लो, बिल्कुल इसको कंसिडर करो, क्योंकि यार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, पानी का संख्या बढ़ेगा, पूरा का पूरा बाढ़ में डूब सकता है, ठीक है। ऊपर से सुंदरबन सुंदरबन कंजर्वेशन पे हम लोग मतलब वो भी देखा जा सकता है, क्योंकि बांग्लादेश के ऑब्वियसली पास ही है सुंदरबन वगैरह, तो बिल्कुल इस पे भी हम लोग डील कर सकते हैं। बाढ़ 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 आ सकता है, ये सब भी चीज देखा जा सकता है। चैलेंजेस क्या है? तो चैलेंजेस सबके साथ वही है, वाटर डिस्प्यूट है भाई, वाटर डिस्प्यूट है, तीस्ता रिवर का डिस्प्यूट है। अब इसमें एक चीज मैं तुम्हें समझा देता हूँ ना भाई, आउट ऑफ लाइन जाके, पैरा डिप्लोमेसी क्या होता है। पैरा डिप्लोमेसी सिंपल है, ऐसे समझो कुछ नहीं होता है। अगर कंट्री ए और बी एंगेज करता है तो उसको सिंपल डिप्लोमेसी कर कहते हैं। पर कंट्री ए, जैसे मोदी जी, यहाँ पे ममता दीदी, और यहाँ पे अपनी शेख हसीना दीदी, मान लो अभी के लिए शेख हसीना दीदी है वहां पे, ठीक है। तो तुमने कुछ दिन पहले मतलब इससे पहले बहुत सारी फोटो ममता दीदी और शेख हसीना दीदी की देखते होगे, ठीक है, कि हमेशा इन दोनों का साथ में फोटो रहता था। तो रीजन क्या था? तो ये भी एक डिप्लोमेसी का तरीका है, जहां पर एक कंट्री का एक स्टेट जो कि बगल वाले कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, और किसी एक अग्रीमेंट से उस पर अफेक्ट पड़ेगा। जैसे तीस्ता के चक्कर में मतलब अपना वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश पे असर पड़ता, तो इसीलिए वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट को लूप पे रखना बहुत जरूरी है। उन लोगों को बोलो कि तुम लोग बात करके अपने में सॉल्व करो, ठीक है। आइडियली मोदी जी बोलेंगे कि ठीक है आप लोग बात करके सॉल्व कीजिए, हम लोग देख लेंगे फिर, ठीक है। उसी को पैरा डिप्लोमेसी बोलते हैं। तो आगे जब भी ये टर्म आएगा तो भैया आपका एक तरह से आईआर का स्टैटिक भी क्लियर हो रहा है, इसको बोलते हैं पैरा डिप्लोमेसी, ठीक है। अब इसको सुंदर सा लाइन कोट वोट कर दो कि किस तरह से मतलब एक हमारा स्टेट दूसरे कंट्री से किस तरह से अलायंस बनाएगा, मतलब अलायंस सॉरी, बातचीत करेगा, ठीक है सर, डन। 54 रिवर है तो ऑब्वियसली लड़ाई वड़ाई होता रहेगा। सिक्योरिटी इशू पता ही है, बांग्लादेशी इशू अभी बहुत ज्यादा चल रहा है, इलीगल माइग्रेंट्स का, ठीक है। माइग्रेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अपने लोग वहां पर क्राइम करके उधर भाग जा रहे हैं, वहां के लोग क्राइम करके यहाँ पर आ जा रहे हैं, जैसे उल्फा वगैरह, ये सब सब इन्फ्रिंजमेंट, मतलब वो एलिमेंट्स हैं, नेगेटिव एलिमेंट्स जो कि नॉर्थ ईस्ट में एक्टिव है भैया, वहां पर जाके छुप जाते हैं। तो वो सब भी चीज को देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है चाइना फैक्टर। चाइना फैक्टर तो पता ही है भैया, बेल्ट और रोड इनिशिएटिव में चाइना, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा चाइना इन्वेस्ट कर रहा है कहाँ? बांग्लादेश में, ठीक है। तो सोच लो भैया कितना मतलब डर की बात है, साउथ एशियन कंट्री में पाकिस्तान के बाद ज्यादा वहां बांग्लादेश। तो भैया एक तरह से सोच के रखो कि पूरी तरह से मतलब वो हमारे आस पास राइट लेफ्ट पूरा आ चुका है। तो हमें इस चीज को भी ध्यान देना है, ठीक है सर। उसके बाद है मिलिट्री एक्सपोर्ट हैव इंक्रीज बांग्लादेश में, तो ये भी कंसर्न का इशू है। अब सपोज तुम आप घर पे रह रहे हो और आपके पड़ोसी यार अचानक हथियार हथियार मंगवाने लगा, डंडा वंडा रखने लगा घर में स्टॉक करके, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको डर लगेगा यार कि क्या पता किस पे अटैक करेगा, सबसे पहले हम ही को ना निपटा दे भाई, कुछ भी हो सकता है। वे फॉरवर्ड, तो आओ वे फॉरवर्ड देखते हैं भाई। वे फॉरवर्ड क्या ही है, इसको पलट दो, चैलेंजेस इसको वे फॉरवर्ड है। वाटर डिस्प्यूट है तो चलो ठीक है। फर्दर फर्दर देखो, एज क्लाइमेट चेंज पता ही है फर्दर उसको दिक्कत देगा, तो इसके कारण भाई पैरा डिप्लोमेसी जैसी चीजें करवाओ, बोलो बात बात करो आराम से। सर्विलांस बढ़ाओ, मतलब मैरीटाइम बॉर्डर बॉर्डर हो गया, लैंड बॉर्डर पे दोनों तरह से बोलो कि आदमी को देखो यार, सेना वेना को टाइट करो, बीएसएफ है बॉर्डर पे तो बोलो कि बीएसएफ थोड़ा ध्यान व्यान दे दोनों को। सेंसिटिव इश्यूज पे थोड़ा वो करो काम, क्योंकि इंडिया कर रहा है ऑपरेशन इंसानियत है, जिसमें वो रिलीफ असिस्टेंस, रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप में रिलीफ असिस्टेंस देने का काम कर रहा था, ठीक है। उसके बाद है बायलैटरल टाई एग्रीमेंट और सारा होना चाहिए ट्रेड और कॉमर्स में, जैसे सेपा वेपा पे अब सोचो, क्योंकि बढ़ाते जाओ, पहले एफटीए है, अब सेपा है, सेसा, मतलब इन चीजों को बढ़ाते जाना चाहिए, ठीक है, ये सारी बात है मतलब। और है डिप्लोमेसी में तो कल्चरल एंड स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी में तो भैया अपन काम कर ही रहे हैं, दोनों लगे हुए हैं। बांग्लादेश क्रिकेट टीम भाई अच्छे अच्छे प्लेयर्स दे रहा है, तो यार इन सब फ्रंट पे भी हम एंगेज कर सकते हैं, ठीक है सर। अब आ जाओ, अपना जो अगला टॉपिक क्या रहने वाला है, इंडिया मालदीव्स रिलेशन। भैया कुछ नहीं है, ध्यान से पढ़ो। इंडिया मालदीव्स रिलेशन में यही है, प्रीलिम्स फेड में यही है कि 8 डिग्री चैनल, ऑब्वियसली ज्योग्राफी किसके बीच है, तो इंडिया का मिनिकोय एंड दैट ऑफ द मालदीव्स। तो क्वेश्चन आएगा मिनिकोय और मालदीव्स के बीच चैनल को क्या बोलते हैं? 8 डिग्री चैनल। क्वेश्चन आएगा 8 डिग्री चैनल इज बिटवीन मालदीव्स एंड मॉरिशस। तो
ठीक है यार, ये सब चीजों को थोड़ा देखते रहो, मैप पे बना बना के अभी से कोशिश करते रहो, तभी एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर पाओगे। अचानक एक कोई मंथली ईयरली कंपाइलेशन से पढ़ोगे तो ध्यान ही नहीं रहेगा यार, ये सब चीज छोटी छोटी चीज है। ठीक है, 3 मेजर जॉइंट एक्सरसाइजेस हैं, देख लो। बायलैटरल एक्सरसाइज एक्वेरियन और एक्था है। ट्राइलैटरल एक्सरसाइज दोस्ती है, इंक्लूड श्रीलंका, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ठीक है, क्या कर रहे हैं, तो दोस्ती एक्सरसाइज कर रहे हैं। ध्यान दो ये सब चीजों पे, इसी से क्वेश्चन बनता है बाबू। उसके बाद है मेन स्वेट पैरामीटर, मालदीव्स रिलेशन के साथ हिस्टोरिकल देख लो, तो इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज मालदीव्स आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1965। ठीक है, अपना काम ही था सबको सपोर्ट करना। इंडिया मालदीव्स का डीप कल्चरल एंड हिस्टोरिकल टाइज है। ऑपरेशन कैक्टस हम लोग ने चलाया था 1989 पे, जब कूप अटेम्प्ट हुआ था तो मदद वदद करा था, और यही ये लोग आज बोल रहे हैं कि ठीक है चलो कोई नहीं, होता है, सह लेंगे थोड़ा। जोग्राफिकल पैरामीटर्स है कि ऑब्वियसली मालदीव्स कहाँ लोकेटेड है, इंडियन ओशन ओशन में लोकेटेड है, अपने साउथ साइड लोकेटेड है। देख लो कितना है, बियरली 70 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम मिनिकॉय एंड 300 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम इंडियाज वेस्ट कोस्ट है। ठीक है, तो अपने पास ही में है यार बिल्कुल। मालदीव्स इज अ टोल गेट बिटवीन, एक्ट्स एज अ टोल गेट बिटवीन मेजर चोक पॉइंट, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, गल्फ ऑफ एडन, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये सारा मैप में आपको दिख जाएगा, जो ये गल्फ है ना, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, गल्फ ऑफ एडन हो गया, मलक्का इस साइड हो गया तुम्हारा, मलक्का डिलेमा जो बोलते हैं, इधर सिंगापुर, सिंगापुर के नीचे वाला जो स्ट्रेट होगा। ठीक है, तो उन सब में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर स्ट्रेटेजिक पैरामीटर, स्ट्रेटेजिक पैरामीटर ऑब्वियसली है ना यार, पानी वानी में है, मेन जगह है। चाइना वाइना यार, कोई दूसरा कंट्री यहाँ पे अगर ताक लगा के अपना एक भी मिलिट्री वाले को बिठा देना, तो सोचो 300 किलोमीटर, 300 माइल्स पे इंडिया है, नॉटिकल माइल्स पे। तो बहुत आसानी से यार तुम टारगेट किए जा सकते हो, तुम पर सर्विलांस किया जा सकता है, तो इसलिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है भैया। एक सेकेंड सर, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक है, तो इट इज क्रिटिकल फॉर इंडिया एज नियरली, हाँ। तो एग्जाम में आपको फैक्ट्स लिखना है, तो फैक्ट्स लिखना है कि 50% ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल ट्रेड एंड 80% ऑफ इंडियाज एनर्जी इंपोर्ट्स आर थ्रू दिस ट्रेड। ठीक है भैया, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। क्यों क्रिटिकल है, 50% एक्सटर्नल ट्रेड यहाँ से हो रहा है, इस एरिया से, तो इसमें मालदीव्स का इंपॉर्टेंस है। एक्टिव पार्टनरशिप एंड रीजनल ग्रुपिंग, कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव हो गया, आयोरा हो गया, सार्क हो गया, ये साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो गया, सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन। ये सारी चीजों में भाई अपना पार्टनर है, ध्यान रखना है उसका। फिर इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ऑब्वियसली इकोनॉमिक पार्टनरशिप देख लो, इंडिया हैज कम इंडिया हैज कम द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ द मालदीव्स इन ईयर 2022। ठीक है सर, 2022 में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग पार्टनर था। इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन टूरिज्म मार्केट में, दबा के हम लोग पैसा देते हैं। इंडिया हैज इंट्रोड्यूस द रुपे कार्ड इन मालदीव्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच कंट्री जहाँ पे रुपए हुआ था। ठीक है, इंडिया हैज रिसेंटली अनाउंस इट्स साइनिंग, इतना मिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करेगा। फिर है, क्योंकि वहां पे जाके यार अपने ही लोग छुट्टी मना के रहने वाले, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तगड़ा बना के रखो यार, क्या दिक्कत है। तो ये थिलामाटा ब्रिज प्रोजेक्ट साइंड हुआ है। ठीक है, ये सब चीजों पे भी ध्यान दो। कैपिटल सिटी माले में। ठीक है सर, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यार। डिफेंस एंड सिक्योरिटी, अब डिफेंस एंड सिक्योरिटी की बात है तो इंडिया प्रोवाइड डिफेंस ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट ऑफ अबाउट 70% मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स। देख लो ये सारी, यही सब चीज याद रखने का है। अब डिफेंस तो लिख दोगे, इंडिया और मालदीव्स में डिफेंस कोऑपरेशन है, पर बताओ तो भैया कि 70%, ये सब चीजें पे नंबर मिलेंगे। एमएनडीएफ, यही जो तुम्हारा एमएनडीएफ ऑल्सो इन पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस एक्टिविटीज, ऑब्वियसली इंडियन डिफेंस फोर्स के साथ लगा रहता है, एक्यूवेरियन एकता जैसे एक्सरसाइजेस में, एंटी नार्कोटिक्स, इन सब चीजों में करता है। ठीक है, मतलब मदद एक दूसरे से हम लोग सीखते हैं, इंटरऑपरेटिबिलिटी बिल्ड करते हैं। इंडिया वॉज द फर्स्ट टू सेंड इन हेल्प एज डिजास्टर रिलीफ, सुनामी में 2004 में हम लोग मदद किए थे। फिर इंडिया ऑपरेशन एक नीर है, 2014 में हुआ था, ओवरनाइट एयरलिफ्टेड ड्रिंकिंग वाटर टू द आइलैंड ड्यूरिंग मेजर ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस। ठीक है, फिर ऑपरेशन संजीवनी ड्यूरिंग कोविड-19। देखो इसको तुम लिखोगे कैसे यार, थोड़ा चलो उस पर बात करते हैं। कुछ नहीं है, जब तुम एग्जाम में लिखोगे ना दैट बहुत सारे इंडिया मालदीव्स के रिलेशन को, चलो तुम एग्जाम में बैठकर समझा रहे हो, तो तुम लिख दोगे ना, थ्रू वेरियस एक्सरसाइजेस इंडिया हैज बीन एंगेजिंग विद मालदीव्स इन इट्स डेवलपमेंट, इन इट्स और इन प्रोवाइडिंग ओवरऑल सिक्योरिटी। जब तुम इंडिया के बारे में लिखोगे दैट इंडिया इज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, या फिर इंडिया इंश्योर्स दैट
देयर इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन। तो ये सारा चीज टेस्टिमनी है, टेस्टिमनी टू द फैक्ट है, ठीक है। तब तुम लिखोगे सर वी हैव डन ऑपरेशन नीर, सर वी हैव डन ऑपरेशन संजीवनी। ये सारी चीजें तुम प्रूव करोगे। अच्छा तुमने जो बात कही है कि इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है या फिर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ सबका चाह रहा है, तो कैसे चाह रहा है, तो ये सारी चीजों को आप कोट करोगे सर। ओके, तो ये आंसर राइटिंग में ऐसे होगा, ठीक है। उसके बाद होगा संजीवनी वगैरह, इन सब पे बात हो गया। उसके बाद चैलेंजेस क्या है, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पता ही, इंडिया आउट कैंपिंग, तो ये तो वो चलते रहता है उधर। ग्रोथ ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट हो गया, मालदीव डिसीजन टू रिवोक हाइड्रोग्राफी एग्रीमेंट विद इंडिया, इंडिया टू कैरी आउट हाइड्रोग्राफिक सर्वे इन द टेरिटोरीज वाटर ऑफ मालदीव्स रेजेस कंसर्न, ठीक है। इंडिया आउट कैंपेइंग हो गया, चाइना फैक्टर हो गया, चलते रहता है मुझे गवर्नमेंट, चाइना फैक्टर हो गया, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में ऑब्वियसली यार हर एक पार्टनर को कंसिडर करना चाह रहा है यार चाइना, अपना प्यारा चाइना। फिर रेडिकलाइजेशन दबा के चलता है, ऑब्वियसली कोई कोई गवर्नमेंट आ रहा है चाइना को सपोर्ट कर रहा है, अगला गवर्नमेंट इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, ये चलते रहता है। ग्लोबल वार्मिंग, तो इससे तो भैया डर के रहो यार, किसी पे भी आ सकता है, ठीक है। वे फॉरवर्ड, फोकस मीटिंग, देखो अपने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कुछ मत करो ना ज्यादा दिन तक अपने नेबर को यार, ऐसा नहीं है मतलब अब तुम्हारे भी घर के बगल जो तुम्हारे नेबर है, अच्छा अच्छा रिश्ता तभी बना रहता ना कि बर्थडे पार्टी हो गया तुम्हारे बच्चों का, यार बुला लो इनको, इनवाइट कर लो, इसी बहाने यार मिल के बात हो जाएगा, उनके मन में क्या चल रहा है, कुछ दिक्कतें हैं सब पता चल जाएगा। इसलिए रेगुलर एंगेजमेंट इज ऑलवेज अ सोल्यूशन टू दिस। ओके, उसके बाद है नीड टू लेवरेज इंडिया सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, ठीक है। ऑब्वियसली सागर इनिशिएटिव जो है ना, सिक्योरिटी ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रीजनल कोऑपरेशन के लिए। फोकस और टू बी लेड ऑन द सॉफ्ट पावर, ऑब्वियसली सॉफ्ट पावर, देखो अब वो हम लोग से ना यार मिलिट्री विलिट्री ऐसे ऐसे चीजों करोगे ना तो यार डर जाएंगे लोग, ठीक है, कि क्यों कर रहा है भाई, इतना क्या बात हो गया। तो ऑब्वियसली तुम सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, मतलब एंड है यार सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, आई आई गेस इट्स एंड ऑफ एवरीथिंग। सॉफ्ट पावर ही सब कुछ है, मैं तो मानता हूँ कि एंड इसी से होता है, किसी का दिल जीतने के लिए, ठीक है। और बहुत बार गेम दिल जीत कर भी जीती जाती है, ठीक है, तो इसलिए अब देख लो यार इसमें इंपॉर्टेंट है। चलो अगला देखो, इंडिया नीड्स टू एन आई ऑन एक्टिविटी ऑफ चाइना, ऑब्वियसली यार रख ही रहा है भाई, इसमें क्या कहना है, बिल्कुल रखेंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो डेवलप मेजर टू काउंटर एक्ट इन चाइनीज पॉलिसी ऑफ लेंड एंड लूट, ठीक है। ऑब्वियसली लैंड एंड लूट मतलब पैसा दो और लूट लो, ये तो चलते रहता है भैया, हमारा प्यारा फ्रेंडली नेशन है ना, इंडिया का फ्रेंडली नेशन है चाइना। तो अब ठीक है, चलो ये टॉपिक, ये सब टॉपिक कंप्लीट होता है। सब टॉपिक नंबर 2 हम लोग देखते हैं क्या है, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडिया, इंडियाज इंटेंस डायस्पोरा। भैया इन इस टॉपिक में आप ये देखोगे ना कि मतलब ओवरऑल वर्ल्ड पे का पॉलिसीज कुछ भी ऐसा चीज आ रहा है अब, मतलब यूएसए ने बोल दिया कि नो मोर इमिग्रेंट्स, तो भैया क्या इंडिया पे असर पड़ेगा, तो हम पूरे पूरे वर्ल्ड में जो भी चीजें हो रही है उन पे इंडिया पे क्या असर पड़ता है वो देखते हैं। इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के बारे में, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यूएस ईरान न्यूक्लियर पैक्ट, यार ये सब चीजों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब यूएस ईरान न्यूक्लियर पैक्ट है सर, इंडिया पे क्या रिलेशन है, क्योंकि ईरान के साथ हम भी ट्रेड कर रहे हैं ना भैया, तो और यूएसए के साथ भी कर रहे हैं, और वो देखा जाता है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, दोस्त का दोस्त भी वैसे दोस्ती होना चाहिए, यही सब है, इसी से कारण पढ़ना होगा। अब चलो, हमारा प्यारा रशिया, ये भी हमारा यार बहुत प्यारा साथी है, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया, नहीं नॉर्थ कोरिया साथी नहीं यार, ठीक है, वो गोलू मोलू नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन, ठीक है, देख के भाई यार स्ट्राइक ना पड़वा दे, नया नया चैनल है वैसे भी। रशिया एंड किम जोंग उन, मतलब नहीं सॉरी नॉर्थ कोरिया, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया रिसेंटली साइड ट्रीटी ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, बाप रे बाप, इतना बड़ा ट्रीटी। अब प्रीलिम्स वेट क्या है, न्यूक्लियर ट्रीटीज, अब पढ़ो, ट्रीटी ऑन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर ट्रीटी। अब देखो जहां न्यूक्लियर ट्रीटी पढ़ रहे हो ना, तो अब देखो कि कुछ है क्या इंडिया मतलब वर्ल्ड में इसके रिलेटेड, बिल्कुल है, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, एक ट्रीटी साइन हुआ था, साइन इन 1968, फोर्स आया 1970 से। एनपीटी एम करता है कि ठीक है न्यूक्लियर मतलब वेपन को ये सब होना नहीं चाहिए, ठीक है। ट्रीटी डिवाइड्स द कंट्रीज इनटू न्यूक्लियर, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है और वो डेवलप भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ट्रीटी रेस्ट्रिक्ट है कि नॉन न्यूक्लियर नॉन, जिनके पास नहीं है ना भैया, तो तुम लोग यार ये सब हैड नो न्यूक्लियर वेपन फ्रॉम डेवलपिंग और एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। यार ये सब मत करना, गंदी बात है, बेसिकली ये वो बोलना चाह रहा था ट्रीटी। मैं बताऊंगा यार इन सब चीजों के बारे में, इनका बैकग्राउंड बढ़िया है तो तुम्हें समझा दे रहा हूँ। ट्रीटी हैज बीन साइंड बाय 191 मेंबर्स एक्सेप्ट
फोर यूएन मेंबर, ठीक है, हैव नेवर साइन द ट्रीटी, इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल एंड साउथ सुडान। अब देखो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कब आ गया था ना भैया, ये सब चीज चलो सीरीज में एक बार तुम्हें समझा ही देता हूँ कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी वही था ना, कि एक तरह से डबल स्टैंडर्ड्स दिखाता है थोड़ा यार वेस्ट का, कि उन पे हो चुका था ये जो P5 वो लोग बनाए हैं ना, P5 यही लोग है जो लोग जल्दी से न्यूक्लियर पावर अपना मतलब ले आए थे, मतलब स्टैब्लिश कर लिए थे। और उनका इच्छा था ना कि ठीक है, आज से मतलब 1968 में हम एक ट्रीटी बनाते हैं, तो अभी तक जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर दिया तो ठीक है, आज से वही लोग होंगे न्यूक्लियर वेपन स्टेट, और बाकी लोग को नहीं करना है। तो इंडिया ने बोला ऐसा क्यों भाई, मतलब मजाक चल रहा है, मजाक चल रहा है यहाँ पे, क्यों क्यों, मतलब हमारे पार्टनर पास है, हमारे चाइना पास है, तो मतलब अब उसके पास तो हमेशा उनसे हम डर के रहे, तो इसीलिए इंडिया ने साइन नहीं किया यार, ये हमारा रियलिटी है, तो इंडिया हैज नेवर साइंड इट। तो देखा देखी पाकिस्तान, हमारा प्यारा भाई पाकिस्तान बोलता नहीं नहीं, जो बड़े भैया कह रहे वही होगा, जो बड़े भैया कहते हैं मैं भी वही करूंगा बिना सोचे समझे, तो उसने बोला ना ना मैं भी साइन नहीं करूंगा। ठीक है, उस तरह से इसराइल इसराइल भी यार डेवलप हो रहा था, बोला कि नहीं भैया मेरे पास भी कैपेसिटी है यार, मेरे को भी करने दो, ठीक है। और ये साउथ सुडान पता नहीं यार ये क्यों तहस में आ गया था, ठीक है, सबकी अपनी इच्छा, साइन करना नहीं करना। तो एक बार साइन नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर अब दोबारा दूसरी ट्रीटी लाता है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है। इसमें ये भी ट्रीटी वही होता है कि वेपन वेपन यूज नहीं करेंगे, खत्म कर देंगे धीरे धीरे। तो पढ़ो क्या है, एनी अदर न्यूक्लियर फॉर सिविलियन एंड मिलिट्री पर्पसेस इन ऑल एनवायरनमेंट, कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। इट वाज अडॉप्टेड बाय उनगा 1996 but has not entered into force because 8 member चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इसराइल, इंडिया, ईरान, इजिप्ट, यूएसए, ये सब लोगों ने बोला कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। रीजन है कि अब तुम बोल रहे हो कि वी कांट डू न्यूक्लियर टेस्ट इन नीदर ऑन अर्थ, ना कि मतलब स्पेस में कर सकते, कहीं नहीं कर सकते, तो बोला ऐसा तो नहीं है भैया, टेस्ट तो करेंगे ही भाई, टेस्ट तो करना जरूरी है। ट्रीटी ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ये देखो, इट इज द फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू कॉम्प्रिहेंसिवली प्रोहिबिट न्यूक्लियर वेपन एंड द अल्टीमेट गोल बीइंग their total elimination. It was adopted in 2017 and entered in 2021, ठीक है। India has not signed it obviously. The treaty aims to prohibit development, testing, production, stockpiling, ये सब इंडिया फिर बोला अरे कोई नहीं भाई, मैं मतलब मैं करूंगा यार करूंगा, मेरे आसपास के लोग यार वैसे पहले से हॉस्टाइल नेबर हैं, तो ट्रीटी साइन करना बनता है। फिर है न्यूक्लियर मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम, ठीक है, हाँ। तो एमटी ये क्या है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम, एमटीसीआर क्या था, एमटीसीआर इज एन इनफॉर्मल पॉलिटिकल एग्रीमेंट है बिटवीन 35 नेशन टू लिमिट द स्प्रेड ऑफ मिसाइल एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली। तो इट वाज स्टैब्लिश, कौन स्टैब्लिश करेगा, दिमाग लगाओ, उस समय सबसे पावरफुल लोग 1987 में G7 by the G7 industrialized country including USA, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, ठीक है। अब G7 को याद करने के लिए यार ये था ना, ये था G7, 1 2 3 4 5 6 7, ये था अपना क्या क्या, इसमें जर्मनी आ गया, फ्रांस आ गया, जापान आ गया, अपना यूएसए प्यारा भाई ये आ गया, जापान यूएसए आ गया, फिर इटली आ गया, इटली, उसके बाद सी से कनाडा, कनाडा के बाद ई से इंग्लैंड आ गया। तो गर्लफ्रेंड को जूस पिलाएंगे बेसिकली, ऐसे याद कर लो यार, थोड़ा सा क्लीशे है बट ठीक है यार, एग्जाम निकालने से मतलब है, कौन सा सच में पिला रहे हैं, ठीक है। ये तो आप ऐसे करके याद कर सकते हो G7, तो मैं तो ये शॉर्ट मतलब बता दिया, ऐसे है बहुत, हर एक का सब शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म है, आप खुद भी बनाओ, और मैं भी यार ऐसे टाइम टू टाइम बताते रहूंगा, ठीक है। तो इन्होंने मिलके बोला ठीक है कि कुछ मिसाइल जितने पास हमारे पास जो भी बना है ना टेक्नोलॉजी वगैरह, तो उसको अपन क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। इंडिया ज्वाइन द एमटीसीआर इन 2015, इंडिया भी बोला आफ्टर रिसीविंग सपोर्ट फ्रॉम यूएसए एंड फ्रांस, ठीक है। मैं इसका थोड़ा हिस्ट्री आपको बता देता हूँ, समझा दूंगा, हिस्ट्री बताऊंगा इसको आराम से। एमटीसीआर रेगुलेटेड द एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड मटेरियल इन द यूज्ड इन बैलिस्टिक मिसाइल एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल, और कितना वेट 500 केजी और मोर देन 300 किलोमीटर, ठीक है, इससे ज्यादा का तुम नहीं कर सकते हो मतलब, ठीक है। MTCR is consensus based and its member are committed to preventing the spread of missile that could carry chemical, biological, nuclear weapon of mass destruction, ठीक है। समझ गए, नहीं समझे सर, सर ऐसा समझो, एमटीसीआर क्या था ना, थोड़ा इसका बैकग्राउंड दो तो। एमटीसीआर था ना कि जो जितने डेवलप कंट्री बोले हमारे पास रिसोर्स है और हम लोगों को ये इंश्योर करना है कि हम ही लोग डिसाइड करें किनको बांटे, ठीक है। और जो लोग अपना ट्रीटी साइन नहीं करेगा ना यार, तो उनको हम लोग नहीं देंगे, सीधी सीधी बात है। तो इंडिया ऑब्वियसली साइन नहीं किया, इंडिया अपना टेस्ट अपने तरफ से करता रहा करता रहा,
तो हुआ क्या ना कि यूएसए को यार, यूएसए के साथ अपना अच्छा मतलब डील वील होने वाला था। यूएसए को अपने कैपेबिलिटी के बारे में पता था। तो फाइनली वही हम लोग को ना एक तरह से बैकडोर एंट्री दिलवाया इस ट्रीटी में, और बोला कि ठीक है, तुमको जो जो मटेरियल चाहिए बताओ भाई इंडिया, हम तुमको प्रोवाइड करेंगे। सो बेसिकली ये था एमटीसीआर। तो इससे पहले जब एमटीसीआर नहीं था, जो मतलब जो भी मटेरियल हम लोग को दिया था ना, ऑब्वियसली 500 केजी और 300 किलोमीटर से नीचे का दिया था हम लोग को वेपन्स, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इससे ऊपर का भी हम लोग को दिया जा सकता है। तो ये है बेसिकली एमटीसीआर का इतिहास। वॉसेनार एग्रीमेंट एग्जाम में सीधा पूछता है, वॉसेनार ऑस्ट्रेलिया ग्रुप दोनों में कंफ्यूज कर देगा, दोनों को एक साथ पढ़ के निपटा दो। वॉसेनार एग्रीमेंट क्या फॉर्मली है, 1996 में आया था, वॉलेंटरी एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम है, 42 मेंबर का एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स ऑफ डुअल यूज, इसमें ये काम का चीज है, डुअल यूज गुड्स, मतलब दोनों काम के लिए। अब पता चला गन प्रोटेक्शन के लिए मंगवाए, और पता चला पड़ोसी को उड़ा दिए। Wassenaar aims to promote greater responsibility among its member in exports of weapons and dual use goods to prevent destabilizing accumulation. India is a member, इंडिया है मेंबर है यार, इन सबको मान लिया कि ठीक है भैया ऐसा डुअल यूज नहीं करेंगे। फिर ऑस्ट्रेलिया इज अ इनफॉर्मल ग्रुप, 1985 में फॉर्म हुआ है, क्या करने के लिए, स्प्रेड ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन एक्सपोर्ट, ठीक है। टोटल 54, India has list of 54 compounds that are identified to be regulated in global trade. The list includes more items than chemical weapon convention. एक और था केमिकल वेपन, उससे ज्यादा मतलब ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में प्रोहिबिट किया गया। इंडिया इज अ मेंबर, ठीक है। तो इन दोनों को ना याद करने का, रूट एग्रीमेंट वासेनार याद करो, वासेनार डुअल यूज गुड्स, ठीक है, वासेनार डुअल यूज ऐसे याद करो। और ऑस्ट्रेलिया मतलब ऑस्ट्रेलिया केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स, इस सब चीज के लिए। उसके बाद अपन देखेंगे एनएसजी, न्यूक्लियर न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में हम क्या देखेंगे कि एनएसजी इज अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 48 कंट्री दैट सप्लाई न्यूक्लियर मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी एंड वर्क टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। एनएसजी 48 कंट्री न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। एनएसजी फर्स्ट मेड इन नवंबर 1975 इन लंदन एंड इज दस पॉपुलरली रेफर्ड टू एज लंदन क्लब। ऑब्वियसली ये सब ध्यान रखना, लंदन क्लब, क्लब पेरिस क्लब याद रखना है। एनएसजी does this by controlling export and retransfer material, equipment, and technology to be developed in nuclear weapon. Energy also aims to promote cooperation and peaceful use of nuclear energy. Energy was formed in the response of India's Pokhran test, बताया था 1974 में। उसके बाद है इंडिया हैज बीन ट्राइंग टू ज्वाइन एनर्जी 2008, हाउएवर चाइना ब्लॉक इंडियाज मेंबरशिप, ठीक है भाई। इंडिया को रोका जाता है बार बार एनर्जी का मेंबर बनने से, तभी यूएसए मतलब बैक चैनल सपोर्ट करता है, ठीक है। वो है। नहीं, मैंने जो बताया ना एनर्जी, वो जो अभी ये एमटीसीआर में जो स्टोरी आपको सुनाया था यूएसए के सपोर्ट का, वो एक्चुअली यार सॉरी, वो एक्चुअली एनएसजी का, एनएसजी नेशनल मतलब ये सॉरी एनएसजी बोल रहे, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का मतलब स्टोरी था, ठीक है। कि यूएसए हम लोग को बैकएंड सपोर्ट करके, ठीक है, अब देता है वेपन वेपन के लिए, मतलब स्पेशल मतलब मेंबर बना के हम लोग को दे रहा है। एमटीसीआर तो अपने ऊपर था कि कब हम एक्सेप्ट करें, सो एक्सेप्ट कर लिए तो हम लोग उसको आराम से ट्रेड कर सकते हैं। एमटीसीआर में नहीं था, वो एनएसजी का था, ठीक है। चलो हम लोग मेंस के लिए देख लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट। तो ये बहुत प्यारा पिक्टोग्राफी है, इसको प्रेम से घर में बैठ के देखना, समझना। सिंस फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो कि 1945 के बाद से है, टोटल इतना टेस्ट हो चुका है बाई 8 न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स। तो अब आराम से बैठ के देखो ना, ये डॉट्स बहुत अच्छे से सर ने बताया, यूएसए कितनी बार किया है, कौन कौन से ईयर में, चाहे मतलब यूएसएसआर, फिर देखो इसमें ऑरेंज कलर अपना है, इंडिया भी है। तो ये सब प्यारा है, ये बहुत प्यारा डायग्राम है, बिल्कुल इसे बैठ कर देखो यार, ठीक है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए देखना, ठीक है। और इसको पढ़ना, इस चीज को गो थ्रू करो, इस चीज को गो थ्रू करो। यार तुम तो एक तो पहले यार जगह से हिल जाते हो यार बार बार। चलो एक सेकेंड। हाँ, सबसे पहले है ना कि मेन स्प्रेड है द रीसेंट इंडिया, अब रशिया न्यूक्लियर, अभी हम लोग पढ़ के आ रहे थे टॉपिक अपना रशिया न्यूक्लियर का, और हाँ रशिया न्यूक्लियर, रशिया और नॉर्थ कोरिया का क्या कोऑपरेशन में क्या क्या हुआ। मिलिट्री असिस्टेंस, आर्टिकल 51 यूएन चार्टर एंड रिस्पेक्टिव कंट्री लॉ, in case any one of two sides is put in a state by war by an armed invasion from an individual state or several states, the other side shall provide military assistance, ठीक है यार। उसके बाद है shall promote the expansion and development of cooperation in trade and economics, investment, scientific and technology field, ये
दो अलग अलग आर्टिकल हैं भैया अपने यूएन चार्टर में। ईच पार्टी हैज एन ऑब्लिगेशन नॉट टू कंक्लूड agreement with third country that infringe on the sovereignty, security and territorial integrity of the other party. Article 5, the treaty emphasizes mutual security guarantees in the event of अटैक। ठीक है, बस बेसिकली ये सब अलग अलग प्रोविजन है, अलग अलग टाइम कंट्रीज यूज करती हैं कि भैया तुम अगर मेरे पड़ोसी हो तो तुम किसी दूसरे कंट्री को हमारे खिलाफ गतिविधि करने के लिए लैंड्स नहीं दोगे। ये तो बेसिक है, ये सारी ट्रीटी है, अलग अलग ट्रीटी है जो कि अलग अलग टाइम यूज में आती है। ठीक है भाई, अब चलो ये देखते हैं इफेक्ट ऑफ द पैक्ट ऑफ द ग्लोबल ऑर्डर। मतलब इन इस पैक्ट का इंडिया और नॉर्थ कोरिया का जो पैक्ट हुआ है उससे ग्लोबल ऑर्डर पे ये अपने काम का चीज है। मिलिट्री अलायंस नाटो हैव रेज्ड कंसर्न, ऑब्वियसली होगा भाई, पैक्ट नीड टू फर्दर स्ट्रेटेजाइज एंड स्ट्रेंथन ग्लोबल सिक्योरिटी। पोटेंशियल थ्रेट है, साउथ कोरिया एंड जापान परसीव इट्स डायरेक्ट थ्रेट अगेंस्ट देयर सेफ्टी। ऑब्वियसली यार, ये बंदा वैसे ही यार अपना गोलू मोलू वैसे ही यार उड़ा के पता चला साउथ चाइना सी में गिरा रहा था। क्या बोलते हैं अपना, ये जो रॉकेट का मलबा है ना ऑल, जापान जापान थ्रेट में था, पागल कभी भी उड़ा देता है। तो सोच लो अभी कुछ भी कर सकता है भाई। उसके बाद इमर्जिंग पार्टनरशिप, द पैक्ट इज लाइकली टू स्ट्रेंथन इमर्जिंग पार्टनरशिप विद जापान, साउथ कोरिया एंड द यूएस, फर्दर सॉलिडिफाइंग न्यू कोल्ड वॉर डायनेमिक्स। ठीक, ऑब्वियसली यार, अब देखो सामने वाला डरेगा, बैलेंस ऑफ, देखो बैलेंस ऑफ पावर में यही होता है ना कि जब तुम्हारा बगल वाला यार पहले से थोड़ा बड़ा होने का कोशिश कर रहा है ना, ऑब्वियसली तुम अलायंस बनाओगे या फिर जो बड़ा सुपर पावर है तुम उसके साथ जाके मर्ज करोगे। तो ये सारी चीजें हैं। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इट विल इट विल इंडल्ज टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस अमंग कंट्रीज टू बेटर द मिसाइल गाइडेंस एंड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद चाइना का इन्फ्लुएंस होगा ही, पैक्ट स्ट्रेंथन एंटी वेस्टर्न ब्लॉक, ऑब्वियसली यार इसको थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा चाइना रशिया ये सब भाई भाई। ठीक है, अब इस लास्ट टॉपिक को देखते हैं अपना, जो कि लास्ट सब टॉपिक है, इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एजेंसीज फॉर अ स्ट्रक्चर मैंडेट। मतलब अलग अलग जो इंडस्ट्री मतलब ऑर्गेनाइजेशंस है उसका क्या मैंडेट एंड ऑल है, हम लोग चलो इसको देखते हैं। ठीक है भाई, इसको शुरू करते हैं। तो इसमें अपना आता है, सबसे पहला आता है ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ कुछ नहीं है, एक लाइन था, ग्लोबल साउथ रेफर्स टू द कंट्रीज, ठीक है, जो कि डेवलप्ड नेशन है, अंडर डेवलप्ड नेशन है, अफ्रीका एशिया लैटिन अमेरिका के। तो ग्लोबल साउथ एक टर्म है, जोग्राफिकल टर्म नहीं है। तो इंडिया इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल साउथ, ठीक है, पर वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए ऑब्वियसली जोग्राफिकल टर्म तो होगा नहीं। ब्रैंडन लाइन, एक विली ब्रैंडन भैया ने क्या किया था, एक लाइन प्रपोज किया था, ये लाइन जो आप देख सकते हो, ऐसे करके बना दिया था, ऐसे करके बनाया था, पर ऑस्ट्रेलिया को घूम बाहर कर दिया था। ठीक है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन वगैरह ये सब तो पता ही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड पुअरर कंट्री मोस्टली इन सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये तो समझ में आ ही रहा होगा आपको। बेसिकली सोच द सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड होना है। मेन्स फेड क्या है, इशू फेस बाय ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ में क्या इशू है, हिस्टोरिकल, और मतलब सब लोग यहाँ पे कॉलोनियल, एक तरह से कॉलोनियल रूल के अंदर थे, अपन ये देखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इंक्लूज हायर इनकम इनइक्वालिटी है यहाँ पे। अफ्रीकन मेंबर ऑफ ग्लोबल साउथ रीजन आर जनरली पुअर विद 7 of the 70 कंट्रीज। ठीक है, पर कैपिटा इनकम लेस देन $1,000 है। फिर पॉपुलेशन रेट यार यहाँ वालों का बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक है, बहुत ज्यादा ऑब्वियसली बढ़ा हुआ है। 4 आउट ऑफ 5 मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन यहाँ पे ही है। कौन कौन है, चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, 5 टॉप पॉपुलेशन वाले कंट्री हैं। जैसे इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, पाकिस्तान सब अपना ही बंदा इसी ग्लोबल साउथ में है। कंट्री का है मैक्सिमम ब्रांड ऑफ फूड सिक्योरिटी का, एनर्जी सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, वायलेंस है, इंस्टेबिलिटी है। देख लो डीआरसी वगैरह में खूब खूब बराबर चलते रहता है। ठीक है, रीजंस पुअर इन्वेस्टमेंट वगैरह है। ठीक है, ये सब तो पता ही, ऑब्वियसली इसी कारण दिक्कत है। रिवाइव ऑफ ग्लोबल साउथ, ऑब्वियसली ग्लोबल साउथ अब धीरे धीरे रिवाइव हो रहा है। इंडिया चाइना जैसे कंट्री हैं जो फिर एक ग्लोबल प्रेजेंस रख रहे हैं, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का इंडिया काम कर रहा है। तो बेसिकली ये सब चीजें ये हम लोग को उठा रही हैं यार ऊपर। प्रोजेक्ट बाई 2030 है कि 3 of 4 लार्जेस्ट इकोनॉमी विल बी ग्लोबल साउथ। ठीक है, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, जापान हो जाएगा, फिर है भाई, अब हम लोग बढ़ने वाले हैं। ठीक है, जीडीपी जीडीपी के टर्म्स में ये जो ब्रिक्स वगैरह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यार, जो लोग G7 को सरपास कर दिया है। इंडिया रोल इन ग्लोबल साउथ में इंडिया ऑब्वियसली है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। हम इन लोग ने मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है G20 में। ऑब्वियसली नेहरू जी के टाइम से ही, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के टाइम से अपन आवाज बन के मतलब बढ़ रहे हैं इन सब चीजों का। फिर यूपीआई वगैरह से कनेक्ट करने की कोशिश है, ग्लोबल डीपीआई मतलब डिजिटल रिपोजिटरी वगैरह बनाने का, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की। ठीक है, सब लोग अपना अच्छी अच्छी चीजों को स्टोर करो यार, मतलब
कॉमन कुछ होना चाहिए भाई, अब गरीब है तो सब लोग एक साथ हैं, बस कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया डिसाइडेड टू कंट्रीब्यूट $25 million है सोशल इम्पैक्ट फंड में डालो। ऑब्वियसली यार, साथ मिलके मदद करो, मिशन लाइफ वगैरह लाओ, रिन्यूएबल एनर्जी पे बात करो, एसडीजी पे बात करो, यही है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं, आईपैक है। आईपैक 7.2, आईपैक इंडिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ऑब्वियसली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, कौन कौन से कंट्री इसमें नहीं है? हाँ चलो ये देखते हैं। इंडिया अटेंडेड आईपीएफ, आईपैक, इंडिया पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का मीटिंग किया सिंगापुर में, ठीक है, इसलिए न्यूज में है। तो कब लॉन्च हुआ देखते हैं। लॉन्च हुआ यूएसए 2022 में, ठीक है, कंप्राइज 13 कंट्री का। 13 कंट्री का नाम पढ़ लो, सब लोग पैसिफिक वाले कंट्री होंगे। ठीक है भैया, इसमें हमारा प्यारा भारत है, तुमको बस इतना न्यूज में रखना। तुम ये ध्यान रखो, यूएसए है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, बड़ी बड़ी कंट्रीज को ध्यान में रखो। एस्टिमेटेड दैट आईएफएफ कंट्री अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। ठीक है, अनलाइक अदर मल्टीलेटरल एफटीएस विद बाइंडिंग कमिटमेंट टू रिड्यूस टैरिफ सच एज आरसीईपी और द सीपीपी, आईएफएफ इज नॉट एफटीए। ये बात ध्यान रखो यार, कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है यहाँ, देख लो। 4 पिलर्स पे यहाँ बात होता है। इंपॉर्टेंट पिलर फॉर आईपीएफ क्या है? कनेक्टेड इकोनॉमी, रिजिलियंट इकोनॉमी, क्लीन इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी। ठीक है, टोटल इसके, एक सेकेंड, 7 पिलर हैं इसमें शायद, हाँ एक मिनट। सबसे पहला है कि इंपॉर्टेंट पिलर, जो इंपॉर्टेंट है ना, अभी ये देखो, कनेक्टेड टू एंगेज इन वाइड रेंज वगैरह सब कनेक्टेड, डिजिटल इकोनॉमी, क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो, लेबर लॉ, इन सबको देखेंगे। रिजिलियंट इकोनॉमी टू प्रिवेंट डिसरप्शन इन द सप्लाई चेन, में कुछ दिक्कत ना हो, अर्ली वार्निंग सिस्टम हो, मैपिंग वैपिंग करो। ठीक है, ट्रेसेबिलिटी बढ़ाओ। क्लीन होना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली डिकार्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो जो कि क्लाइमेट को सपोर्ट करे, ना कि हार्म करे। फेयर इकोनॉमी, सही टैक्सेस लगाए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हो। ठीक है, इंडिया पार्टिसिपेशन इन आईपीएफ है। तो आउट ऑफ 4 पिलर, तो इंडिया आउट ऑफ ट्रेड, 7 नहीं था यार, 7 तो बिम्स्टेक का था, सॉरी यार। ये इसका 4 पिलर है, इसमें इंडिया आउट ऑफ में, इसमें 3 ही पिलर में लिया है, तो ट्रेड वाले में इंडिया नहीं है। ठीक है, कनेक्टेड इकोनॉमी में फ्रेमवर्क एट द इशू प्रमोटेड आईपी डू नॉट अलाइन इंडिया ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, ट्रेड वाले में इंडिया मतलब उसको सपोर्ट नहीं करता है। डर है ना भाई, वो भी जैसे बड़ा बड़ा कंट्री लोग यूएसए वगैरह इन्वॉल्व है, फालतू का मार्केट में घुस जाएगा तो कंपटीशन बिगाड़ के रख देगा। फोकस फोकस ऑन लेबर कमिटमेंट, एनवायरमेंट स्टैंडर्ड्स एक्सेट्रा में एक्ट एज मार्केट एक्सेस बैरियर फॉर इंडिया, ऑब्वियसली जैसा मैंने बोला है। फिर सिग्निफिकेंस क्या है? तो इकोनॉमिकली पैरामीटर्स होता है, नियरली 50% ऑफ इंडिया ट्रेड इज सेंटर्ड इन आईपीएफएफ। ठीक है, एंड इंडियाज ओशन कैरीज 90% ऑफ इंडियाज ट्रेड एंड इट्स एनर्जी सोर्स। ठीक है, ये तो भाई फैक्ट्स के लिए याद रख लो। सिक्योरिटी इन इंडो पैसिफिक, द ग्रोइंग कंट्रोल ऑफ चाइना थ्रू इट्स मैरीटाइम सिल्क रोड, तो इसलिए भैया हम लोग को कुछ चाहिए इधर से भी अपन उसको कर पाए काउंटर। एनवायरमेंटल है, कोऑपरेशन थ्रू क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी अमंग द कंट्रीज विल इंश्योर सस्टेनेबिलिटी। आईपीएफएफ कैटलिस्ट कैपिटल फंड वाज लॉन्च टू सपोर्ट क्लीन इकोनॉमी। ठीक है, क्लीन अप इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए लाया गया था। डेवलपमेंट पैरामीटर्स क्या हो सकता है? फोकस ऑन आईपीएफएफ, आईपीईएफ फोकस ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन द मेंबर कंट्रीज। फर्स्ट इंस्टेंस आईपीईएफ अपस्किलिंग इनिशिएटिव हो गया तुम्हारा, डिजिटल स्किल ट्रेनिंग हो गया प्राइमरली टू वुमेन एंड गर्ल्स। इन द लास्ट 2 years इट हैज प्रोवाइडेड इतना मिलियन अपस्किलिंग वगैरह के लिए सपोर्ट अपोर्ट करता है। ठीक है भाई, उसके बाद है चैलेंजेस क्या क्या है? तो लॉन्जेटिविटी का चैलेंज है, ये एग्रीमेंट एशिया पैदा है, इतना सारा तो यार तुम्हारे पास अलग अलग करके अलायंसेज है ना, कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि यार कि किसमें क्या है। अब क्वाड ही को देख लो, क्वाड बहुत साल तक पता ही नहीं था, कभी चिप बांट रहे हैं, कभी वैक्सीन बांट रहे हैं, कभी कुछ बात कर रहे हैं, तो कोई चार्टर ही नहीं था। अब धीरे धीरे उस पर काम हो रहा है। तो ऐसे करके बस ऑर्गेनाइजेशन बनाना इनकी मकसद हो चुकी है। तो अपना मकसद ऑर्गेनाइजेशन बनाना नहीं है, अपना मकसद है कि काम होना चाहिए। ठीक है, काम होना चाहिए। ठीक है सर, ओके, प्राइमरली प्राइमरी। ठीक है, उसके बाद है डिले इन प्रीवियस इनिशिएटिव सुपर एडेड बाय द यूएस। जैसे यूएस बहुत सारा पहले अपने इसमें था, ब्लू डॉट नेटवर्क, बिल्ड बैक बेटर, फर्स्ट मूवर कोलिशन, ये सब चीजों में था भाई। तो पर देख लो, मतलब इन सब का भी अभी पता नहीं है कहाँ पे क्या चल रहा है, इसलिए। और साथ ही साथ आप ये देख सकते हो, ये बहुत अच्छा मतलब इन्फोग्राफिक है कि आरसीईपी में कौन मेंबर है, एशियान में कौन मेंबर्स हैं, सीपीटीवी टीपीपी में कौन कौन है। ये सब चीज आप इससे देखकर पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो कंट्रीज के नाम। वे फॉरवर्ड देख लो, आईपीएफ का वे फॉरवर्ड होगा।
तो IPF will appeal to larger Indo-Pacific only if the structural flaws are addressed. Obviously यार स्ट्रक्चर अभी इसका डिफाइन नहीं हो पाया है, ठीक है. It can actually deliver tangible economic benefits instead of solely advancing US security interest. यार लोग को एक तरह से डाउट भी है ना कि यूएस सिर्फ अपने लिए कर रहा है, चाइना का एंटी है तो भैया हम कुछ भी मतलब ऐसा बना दे रहे हैं, ठीक है. उसके बाद है तुम्हारा एक्सटेंड टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम IPF, ठीक है. डिजिटल इकोसिस्टम वगैरह करना है, बनाना है. एक्सपैंड डिजिटल इंक्लूजन इन एशियन, ठीक है भाई. उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ सच इनिशिएटिव टू बी फाउंड इन ऑस्ट्रेलियाज टेक्निकल सपोर्ट इन डेवलपिंग डेवलपमेंट ऑफ कंबोडियन गवर्नमेंट, ठीक है भाई. उसके बाद है दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू डिजिटाइजिंग गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन बी लेवरेज टू इंक्रीज टैक्स कंप्लायंसेस, इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी, प्रोक्योरमेंट, ऑडिट एजेंसी. यार इन सब चीजों को भी स्ट्रीमलाइन करने का बहुत जरूरत है. जैसे अभी ग्लोबल मिनिमम टैक्स 15%, 20% बोल रहा है, यार ठीक है, ये सारी चीज भी ना, मतलब अगर आप ट्रेड कर रहे हो, अगर एक ग्लोबल मार्केट है तो एक तरह के टैक्सेस हो, एक तरह के रेट्स वगैरह फिक्स हो, इस पे भी आपको काम करना बहुत जरूरी है. आप उस पे काम नहीं कर रहे हो तो फिर आप एक ट्रेड इफेक्टिव चीजें नहीं कर रहे हो, ठीक है. सो बेसिकली रेड टेपिज्म होता है, क्योंकि मेन अपना काम है टैक्स इफेक्टिवनेस बढ़ाना है, करप्शन को एलिमिनेट करना है, ठीक है सर. ये हो गया. उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अपना यूएनएससी फिर इंटरपोल, और फिर हम लोग इसको ये IR अपना कंप्लीट होगा. तो यूएनएससी का देख लो. यूएनएससी ठीक है, प्रीलिम्स के लिए डाल लो. यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है. उसके बाद 193 मेंबर है. फाउंडेड कब हुआ था? 1945 में फॉर्म हुआ था. तो 5 इसके परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं. तो पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा हैज बीन chosen as नॉन परमानेंट मेंबर फॉर 2 years, ठीक है. और ये टाइम टू टाइम अपना चेंज होते रहता है. ऐसा होता है कि लोगों को दिक्कत ना हो. और सीट्स देखो बटा हुआ है, सबको बराबर सीट्स मिला है. एशिया पैसिफिक ग्रुप हो गया, ईस्टर्न यूरोपियन ग्रुप हो गया, लैटिन अमेरिकन ग्रुप हो गया, वेस्टर्न यूरोपियन, सबको सीट मिला, सबको रिप्रेजेंटेशन लगभग यहाँ मिला है. फिर भी क्या इशू है अपन उसको आगे डिस्कस करेंगे. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएनएससी मेंबरशिप. तो यूएनएससी हैज 15 मेंबर, ठीक है. अभी मैंने बता दिया नॉन परमानेंट कैसा है. परमानेंट मेंबर चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए पता ही है. वेटो पावर है इनके पास, ये भी पता ही है. विच तो वेटो पावर से क्या होता है, किसी के भी डिसीजंस को ब्लॉक कर दिया जाता है. resolution binding resolution passed by UNSC are binding to all members. Obviously UNSC can take number of action including क्या क्या है ये याद रखो. ये रोल्स में आ सकता है. रोल्स में आ सकता है. क्या है? एडवाइजिंग पार्टीज टू डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए मतलब पार्टी कर सकता है. सीज फायर करवाओ, डिप्लॉय कराओ, पीस कीपिंग फोर्स है, सैंक्शंस पे ये सब चीज लगाओ. मेन स्वेट क्या आएगा? इशू विथ यूएनएससी क्या है? एनार्किज्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन. ऑब्वियसली यार, 5 बंदा 5 को रिप्रेजेंटेशन है. इतना इंडिया इतना बड़ा है, उसको आप वैल्यू नहीं दे रहे हो. यूरोपियंस में, यूरोप के अच्छे अच्छे कंट्रीज है उनमें उनको आप नहीं दे रहे हो. चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर. ऑब्वियसली चेंज हो रहा है भैया, जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्डर चेंज हो रहा है यहाँ वर्ल्ड का, ठीक है. अलग अलग चीजें आ रही हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम, क्लाइमेट चेंज, ये सब चीजों को भी आप ध्यान दो. बेसिकली डीलिंग विद डेडलॉक्स. सिस्टम टेंड टू कॉम्प्रोमाइज द लैक ऑफ यूनानिमिटी ऑफ द प्रेजेंट मेंबर, ठीक है. बहुत सारी चीज में तो ये लोग अग्री ही नहीं करते, कोई ना कोई वेटो डाल दे रहा है. फ्रांस कुछ कह रहा है, फ्रांस कहेगा इंडिया को लाओ, तुरंत वेटो डाल देगा चाइना. तो खुद में सामंजस्य नहीं है भैया. जियो पोलिटिकल कंस्ट्रेंट. द इंटरनल जियो पोलिटिकल टेंशन विद द यूएनएससी ऑफन हिंडर काउंसिल एबिलिटी टू फुलफिल द मैंडेट. देखो मेन आपका काम क्या है ना कि शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल बना के रखना है. पर आप तभी बना सकते हो जब आप लोग सब एक बोर्ड पे हो. अगर चलो 5 मेंबर ही है, कोई इशू नहीं है, तुम लोग 5 मेंबर ही हो, पर सब लोग का दिमाग और गोल्स अलाइन करे. बट यहाँ पे नहीं है, इनका खुद में टसल चल रहा है ना. चाइना रशिया के साथ बैठ के कुछ और सोचेगा, सामने यूएसए के पास आएगा, ऑब्वियसली बहुत सारी गतिविधियों को यार मना ही करेगा. ठीक है भाई. अब अपन आते हैं स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज पे. सिट ब्रो, ठीक है. द फोर्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था सिट्स का, हेल्ड इन सेंट जॉन, एंटीगुआ एंड बरबुडा, ठीक है. सिट्स क्या है? आर डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ 39 स्टेट्स, 18 एसोसिएट मेंबर ऑफ यूएन रीजनल कमीशन दैट फेस यूनिक सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल वर्नरेबिलिटीज, ठीक है. द ज्योग्राफिकल रीजन इन सिट्स, द ठीक है. तो कैरेबियन हो गया. कहाँ कौन से रीजन में? जो कैरेबियन का कंट्रीज, आप हेती वेती देख लो, पैसिफिक वाले देख लो, अटलांटिक, इंडियन ओशन, तो स्मॉल आइलैंड्स है यार. इनका मतलब
इनका भी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, सारे स्मॉल आइलैंड्स को एक साथ जोड़ दो, इनका भी कॉमन इशू है, ग्लोबल वार्मिंग है, पानी बढ़ रहा है, इनको इशू होगा, तो इसीलिए इनका ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत जरूरी है। सीट्स वर रिकॉग्नाइज एज अ स्पेशल केस बोथ फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन 1992, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट रियो रियो डी जेनेरो में, रियो समिट है ना भैया, उसी में बोला गया कि सीट्स को भी वैल्यू दिया जाए भैया, अपना एक ग्रुप ग्रुप बना दो इनका भी। यूएन प्रोग्राम सपोर्टिंग सीट्स क्या है? बारबाडोस प्रोग्राम ऑफ एक्शन, मॉरिशस स्ट्रेटेजी हो गया, ठीक है। तो ये सारा चीज है। अब बारबाडोस का लोकेशन देख लो, आपको दिख जाएगा, कैरिबियन कंट्री है, वहां पर मिल जाएगा। साथ साथ अब मैप पे नहीं, जो भी नाम आ रहा है ना, तो आप उसका लोकेशन देख कर ना, और मतलब खुद ही मैप पर ये नोटबुक पर लिखते जाओ, या फिर मैप पर मार्क करके रख लो, ठीक है भाई। उसके बाद इंटरपोल, इंटरपोल तो पता है, इंटरपोल हैज बीन इशूड ब्लू कलर, पहले तो न्यूज में क्यों है, ये जो प्रज्वल रवन्ना रवन्ना सर का जो अभी न्यूज आया था, ठीक है, तो उनके खिलाफ मतलब सेक्सुअल अब्यूज के करके वो जो भागे थे यहाँ से, तो इसीलिए ब्लू कलर नोटिस इशू किया था। तो दिमाग में आएगा कौन है भाई ये इंटरपोल जो ब्लू कलर का नोटिस जारी कर रहा है। तो इंटरपोल क्या होता है ना भैया, इट बिगैन विद द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन 1923 एंड बिकेम इंटर क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इन 1956, ठीक है। तो ये काम, इसको इंटरपोल भी कहते हैं, वो क्या करता है, कोऑपरेशन बिटवीन क्रिमिनल पुलिस फोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। इट वर्क्स टू एलिमिनेट इंटरनेशनल थ्रेट वगैरह को खत्म करने का काम करता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। तो इंडिया इसका मेंबर कब बना था, याद रखो, ये भी ये सब चीज याद रखने वाला, 1949 में इटसेल्फ, 1956 में इसका नाम हुआ, 1923 से ये था, 49 में इंडिया मेंबर बन गया। इंटरपोल इनेबल्स मतलब जो भी इंफॉर्मेशन शेयर, अगर यहाँ का पुलिस अगर किसी को मतलब टेररिस्ट बोला या फिर बदमाश घोषित किया, ये वर्ल्ड में सर्कुलेट हो जाएगा इन ईच कंट्री। इंटरपोल नेशनल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो एनसीबी रहता ही है, ठीक है, and contact the general secretariat, other ncbs, and ncbs is run by nation police official and usually sits in the government ministry responsible, obviously यार, इसका एक बॉडी है जो कि अपना सीबीआई इज अ नोडल एजेंसी, इंडिया का जो सीबीआई नोडल एजेंसी, अगर इंटरपोल को बात करना है, इंडिया के कुछ भी मैटर लेना है, तो इससे बात करेगा, सीबीआई से बात करेगा। टाइप्स ऑफ नोटिस, आपको लग रहा होगा सर रेड कलर है, येलो कलर है, ब्लू कलर है, सर क्यों पढ़ो, पर बाबू, जब अर्थक्वेक का पूछ सकता है ना कि डिफरेंट कोड्स का क्या मतलब है, तो बी रेडी यार, कुछ भी पूछ सकता है। अभी वैसे ही कि इंटरपोल का कुछ न्यूज आ जाएगा, बड़ा सा बन जाएगा, और आपसे धड़ से पूछ देगा। बेसिकली एग्जामिनर देखना चाहेगा आप कितने सजग हो इन सब चीजों को लेकर, ठीक है। रेड नोटिस क्या है, लोकेशन अरेस्ट ऑफ अ पर्सन वांटेड प्रोसिक्यूशन टू सर्व अ सेंटेंस। येलो नोटिस है मिसिंग पर्सन के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए। ब्लू नोटिस है जो अभी इसके केस में था, एडिशनल इन्फो अबाउट अ पर्सनल आइडेंटिटी लोकेशन। ब्लैक नोटिस है इंफॉर्मेशन ऑफ अनआइडेंटिफाइड बॉडीज। ग्रीन नोटिस है वार्निंग अबाउट अ पर्सन क्रिमिनल एक्टिविटी वेयर द पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी पॉसिबल थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी। ऑरेंज है to warn of an event, person, object, or person process representing a serious and imminent threat to public safety. Purple है modus operandi, object, devices, concealment method used by criminals, इसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो इंटरपोल क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस इशूड फॉर एंटिटीज एंड इंडिविजुअल्स हु आर द टारगेट्स ऑफ यूएन यूएनएससी सैंक्शंस कमिटी। इंटरपोल को बोलता है, इंटरपोल वो करता है। तो आप दे सकते हो कि पुलिसिंग इज द इम्पोर्टेंट मतलब पार्ट ऑफ द सोसाइटी यार, जो समाज और वर्ल्ड चल रहा है ना, तो पुलिसिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सारे बॉडी है ना, एक तरह से इंटर ऑपरेटिविटी और कनेक्शन बना के रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज एक जगह का टेररिस्ट दूसरे जगह भागता है, तो दूसरे कंट्री के लिए भी वो थ्रेट का काम कर सकता है, क्योंकि जिसका मानसिकता ये है, अगर सपोज कोई गलत काम करके वहां भाग रहा है, ऐसा थोड़ी है कि वो सरहद पार कर जाएगा, वो सुधर जाएगा। तो इसीलिए थ्रेट, इंडिया का थ्रेट हर जगह का थ्रेट है, तो इसीलिए भैया उसको जल्दी से इधर लाओ, बस यही है इसमें प्रोसेस है। तो चलिए आज हम लोग इसको अभी कंप्लीट कर लिए, फिर अगला देखते हैं सिक्योरिटी इश्यूज। सिक्योरिटी इश्यूज में भी ये टॉपिक्स, जो सब टॉपिक है हम लोग, चलो उसको देखते हैं। रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस थ्रू कम्युनिकेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन आ रहा है, साइबर सिक्योरिटी पे आ रहा है, टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स पे आ रहा है, डेटा सिक्योरिटी। आप मेंस देखो ना, मेंस में देखो क्या पूछा है, साइबर इंश्योरेंस, डेटा साइबर सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, ये सब चीजों पे आ रहा है, तो आपको देखना है बिल्कुल इस चीज को। तो पहला टॉपिक है साइबर वॉरफेयर, साइबर स्पेस वॉरफेयर।
अपने सीडीएस साहब हैं, ठीक है, अनिल चौहान साहब हैं, अभी जो प्रेजेंट सीडीएस हैं, अनिल चौहान साहब हैं, ठीक है सर। हैज रिलीज इंडियाज फर्स्ट डॉक्ट्रिन फॉर साइबर स्पेस ऑपरेशन। बहुत अच्छा, मतलब एक डॉक्ट्रिन है, प्रॉपर एक तरीका है अपने पास अब, ठीक है। प्रीलिम्स में देखो, अब साइबर वॉरफेयर प्रीलिम्स देखो, साइबर वॉरफेयर इज अ साइबर अटैक और सीरीज ऑफ साइबर अटैक लॉन्च अगेंस्ट अ कंट्री और अ स्टेट एमिंग, क्या है, स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री एडवांटेज के लिए। एक्ट ऑफ साइबर वॉर टिपिकली इन्वॉल्व इन्फिल्ट्रेटिंग और डैमेजिंग नेटवर्क करना, सैबोटाज करना, ठीक है, कोई भी नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर कब्जा कर देना। इन एडिशन टू ट्रेडिशनल डोमेन ऑफ, पहले लैंड सी एयर, इन सब चीजों पे इन तीन फ्रंट पे होता था, इसलिए हमारे लिए आर्मी था, एयरफोर्स था, नेवी था। बट भैया अब एक अलग डोमेन में काम चल रहा है, अब घुसने का जरूरत नहीं पड़ रहा है यार, ऊपर ही ऊपर हम लोग को अटैक कर सकता है कोई भी। तो इसी कारण अब हम लोग अलग से इसको डील करते हैं, ठीक है। तो डील करने के लिए ये सब डॉक्ट्रिन वगैरह की जरूरत है, ठीक है सर। तो द मैल एक सेकेंड, हाँ, द malware is invasive सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर कोड डिजाइन टू इन्फेक्ट डैमेज वगैरह हमारा कंप्यूटर सिस्टम को। तो टाइप्स ऑफ मॉलवेयर, मॉलवेयर क्या है, एक एक इन्वेसिव सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर के भी टाइप्स अलग है। अब देखो, एक तो सिंपल इसको ऐसे समझो कि हाँ, कि मैं तुम्हें कोई तुम्हें तुम्हें कह रहा है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, ठीक है। तो मैं और तुम्हें मेलवेयर भेज कर बर्बाद कर दूंगा। तो मेलवेयर तो भेज कर मुझे तो तुम बर्बाद कर दोगे, पर मेलवेयर तरीके अलग हैं बर्बाद करने के। कोई सपोज कोई इंसान है, कोई से नशे की आदत लगा सकता है, कोई और गलत चीज की आदत लगा सकता है, तो बर्बाद करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो मेलवेयर एक अम्ब्रेला टर्म है जिस जो कहता है कि इन्वेसिव सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा मतलब क्लीशे एग्जाम्पल था, मुझे तुरंत अभी मिला नहीं, बट आप ऐसे समझ सकते हो, इट्स एन अम्ब्रेला टर्म, ठीक है। अब अलग अलग तरह मेलवेयर है। तो वॉर्म्स, तो वॉर्म्स क्या होता है, एक मेलवेयर है, ठीक है, नेम्ड द वे दे वीव और वॉर्म द वे थ्रू नेटवर्क इन्फेक्ट द पर्सन। क्या होता है ना कि सिंगल स्टार्टिंग फ्रॉम अ सिंगल अफेक्टेड मशीन, वर्म्स स्प्रेड इन्फेक्शन, एक जगह से दूसरा जगह चला जाता है। फिर स्पाईवेयर, एज नेम सजेस्ट, स्पाई क्या करेगा, कुछ अंदर घुस के स्पाई का काम करेगा, ठीक है। यूजर एक्टिविटी विदाउट देयर नॉलेज ऑफ परमिशन देखेगा, ठीक है। विक्टिम का कंप्यूटर में जाता है, बैकग्राउंड में सीक्रेटली चलता है, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वगैरह सारा चीज निकालेगा। रैंसमवेयर कुछ नहीं है, तुम्हारा मतलब एक तरह से तुम्हारे किसी चीज को लॉक कर देगा, बोलेगा इतना पैसा दो फिर तुमको हम छोड़ेंगे। ट्रोजन क्या है, ट्रोजन एक मूवी था ट्रोजन, ये नाम नहीं आ रहा है यार। और ट्रोजन हॉर्स बेसिकली वही रहता है सर, 300 यार, वो ग्रीस का था, एक्विलिस, मुझे याद नहीं आ रहा है मूवी का नाम। उसमें ट्रोजन हॉर्स उसी से मतलब अच्छे से आप समझ जाओगे, ठीक है। बेसिकली ट्रोजन हॉर्स होता है ना कि एक तरह से मतलब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे काम का चीज है, तुम्हारा आइडेंटिकल, तुम्हारा कुछ। ट्रोजन आर नेम्ड आफ्टर ग्रीक मिथ, द हिडन सोल्जर इन द जाइंट वुडन हॉर्स वेटिंग, हाँ इसका मतलब समझ जाओ, टू डिलीवर अ मैसिव अटैक। टाइप ऑफ मेलवेयर, मतलब इसका क्या होगा ना कि ट्रोजन क्या हो, तुमको लगेगा ये मेरे काम का चीज है। सपोज एक इंस्टाग्राम का लोगो बना रहेगा, तुमको लगेगा इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। पर तुम जब डाउनलोड करोगे ना, तुम्हारे फोन से वो लोग गायब हो जाएगा, तुमको लगा अरे इंस्टाग्राम डाउनलोड किए थे, कहाँ गया कहाँ गया। चलो तुम फिर ध्यान नहीं दोगे, बोलोगे चलो कोई नहीं, दूसरा मतलब अपन इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लेते हैं। तो तब तक वो ट्रोजन वाला अपना काम करना शुरू कर दिया, तुम्हारे सिस्टम में घुस के बैकडोर एंट्री मारा, अपना काम चालू, बर्बाद करेगा तुम्हें। आओ मैं तुम्हें बर्बाद कर देता हूँ। एडवेयर, एडवेयर क्या है, एडवेयर एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि ऑब्वियसली यूजर के स्क्रीन पे दबा के दन दन ऐड देना चालू कर देगा। तो नाम से भी समझ रहे हो यार ये सब चीजों, ठीक है। रूट किट, rootkit is a form of malware and a remote access tool at एप्लीकेशन दैट गिव्स एडमिनिस्ट्रेटर्स प्रिविलेज टू द अटैकर। जो चीज मतलब तुम्हारे रूट्स पे काम करता है, रूट वर्ड को पकड़ो ना यार, सीधी बात है। की लॉगर इज अ मेलवेयर दैट रिकॉर्ड्स एंड टिपिकली स्टोर्स कीबोर्ड का हो गया, पासवर्ड वासवर्ड दे देख लेगा। की लॉगर सबको नाम से पकड़ो। बॉटनेट आर नॉट एक्चुअली अ टाइप ऑफ मेलवेयर इटसेल्फ, ठीक है। ये लाइन तुमको ध्यान में आना चाहिए। बॉटनेट आर नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर इन्फेक्टेड बाय मेलवेयर, ठीक है। बॉटनेट क्या है, सारा अफेक्टेड लोग का एक नेटवर्क है जो कि अटैकर्स के कंट्रोल में है, ठीक है। द इन्फेक्टेड नेटवर्क इज कॉल्ड बॉट्स विच रिसीव कंट्रोलर कमांड बिकॉज द इन्फेक्टेड कंप्यूटर फ्रॉम अ नेटवर्क, ठीक है, समझ ही गए हो यार इसका मतलब। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस इन अ साइबर अटैक इन विच पार्ट, इसमें क्या होता है ना
कि तुम्हारे मशीन और उसमें अटैक हुआ, ठीक है, और तुम्हारे काम को रोक दिया जाएगा और बोला जाएगा कि तुम फलाना फलाना काम करो, उसके बाद तुम्हारे ये एक्सेस दिया जाएगा। डिसरप्टिंग सर्विसेज ऑफ अ होस्ट बाय फ्लडिंग टारगेट मशीन्स और रिसोर्स विद superfluous request in an attempt to overload system and prevent some or all legitimate request from being fulfilled, ठीक है। तुम उस पर कोई काम नहीं कर सकते हो, तुम्हारे को फ्लड कर दिया जाएगा, ठीक है। मेन स्पेड सिग्निफिकेंट ऑफ इंडिया साइबर स्पेस डॉक्ट्रिन, ठीक है, सिग्निफिकेंस, अब और पुराने चीज पे आ जाओ। साइबर स्पेस डॉक्ट्रिन, तो अनलाइक टेरिटोरियल लिमिट्स इन द डोमिनेंस ऑफ लैंड सी एयर, साइबर स्पेस इज अ ग्लोबल कॉमन एंड हेंस shared sovereignty. The doctrine, the joint doctrine is a keystone publication that will guide commanders in conducting cyberspace operations in today's complex military operation environment. मतलब समझ गया ना भाई? So your doctrine lays emphasis to understand military aspects of cyberspace, ठीक है, समझने के लिए है कि the operations in cyberspace need to be devoted detailed into the national security fabric to evolve the ends ways means to create advances। बेसिकली हम लोग को प्रॉपर तैयार करना है किस तरीके से हम लोग इसको डील करेंगे, क्या मतलब अलग तरह से मतलब ऑपरेशंस की एनवायरनमेंट में हैंडल किया जाएगा, ये सब चीज। इम्पैक्ट ऑफ साइबर वॉरफेयर, ठीक है। साइबर वॉरफेयर का क्या होता है भैया, इम्पैक्ट क्या होता है? सिक्योरिटी ब्रीच, डेटा लीक, चलो देखते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है, स्पाईवेयर सच एज पेगासस वगैरह पर्सनल का आइडेंटिटी एक्टिविटी सबको नोटिस करता है, देखे थे कितना पेगासस न्यूज में था। सिक्योरिटी ब्रीचेस हो सकता है, डिजिटल एस्पाइनेज टेक्निक्स हुआ है जिसके चक्कर में तुम्हारे कंप्यूटर में जाके परेशान कर सकता है, ठीक है, हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स को परेशान करेगा, डेटा लीक्स वगैरह कर सकता है, मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल सबोटाज कुछ भी कर सकता है। नेशनल सिक्योरिटी मिलिट्री में चला गया तो वहां भी जाके दिक्कत देगा। फिर कम्युनिकेशन डिसरप्शन कर सकता है, टेलीफोन टेलीफोन मतलब इम्पोर्टेंट समय में तुम्हारा पूरा कनेक्शन ही हैक कर लिया। पावर फेलियर्स कर सकता है जिसके कारण देश का बहुत सारा काम रुक सकता है। मीडिया फेलियर कर सकता है, प्रोपोगंडा, फेक न्यूज, ये सब अचानक किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट से कुछ भी मतलब ऐसा रिलीज करवा सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर पब्लिक अनरेस्ट एंड इंस्टेबिलिटी फैला सकता है, बिल्कुल। एग्जाम्पल्स देखो। Stucknest was the first cyber warfare tool intended to cause physical harm to infrastructure. Stucknest was a malware cyber weapon that targeted Iranian nuclear। हाँ, ये important था। Stucknest जो ईरान में न्यूक्लियर सिस्टम को हैक किया था, वो माना जाता है कि ये लोग शायद सऊदी वऊदी करवाया या फिर कोई करवाया, जैसे बोलते हैं लोग यार, ठीक है। साइबर एस्पाइनेज वगैरह हुआ बाय द यूएस अगेंस्ट कंट्रीज सच एज ब्राजील, जर्मनी वाज रिवील्ड इन द डॉक्यूमेंट लीक्ड बाय एडवर्ड स्नोडेन, ठीक है। उसके बाद WannaCry हुआ था, एक रैंसमवेयर अटैक ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नॉर्थ कोरिया, ठीक है। ये हुआ था। फिर ब्लैकआउट इन मुंबई हुआ था। ये सारी चीजें हैं। रशिया रशिया मतलब रशिया यूक्रेन में बोला जाता है कि हुआ था। हैज बीन अनप्रेसिडेंटेड एक्सलेशन इन द डिजिटल वॉरफेयर, मतलब हैक वैक दबा के चल रहा है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड सिंपल है ना भैया, कि बिल्ड थ्रू साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बाय प्रोवाइडिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह लाओ, ठीक है। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाओ, स्टेब्लिशिंग साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, ठीक है। रिसर्च डेवलपमेंट करो दबा के, उसके बाद डीपर विजिबिलिटी एंड साइबर रिस्क एनालाइज करो, एआई का यूज करो, ठीक है। फिर ट्रेनिंग एम्प्लॉय वगैरह को पता रहना चाहिए। अब पुलिस वुलिस वाले लोगों को देखो भैया, इन सब चीज का जानकारी बिल्कुल होना चाहिए। तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स को डिप्लॉय करो, बोलो कि जाके सीख दे लोगों को, ठीक है। पुलिस पर्सनल्स को भी इन सब का ट्रेनिंग बराबर मिलते रहना चाहिए, ठीक है सर, ओके। कि जनता का विश्वास तभी बना रहेगा। फोस्टरिंग एजुकेशन ट्रेनिंग ये सब चीज होना चाहिए। स्ट्रेंथनिंग नेशनल एंड ग्लोबल कोऑपरेशन सर्च, मतलब अभी देखो ये टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे, डिफेंस एजेंसी वगैरह ये सबसे मिलकर एक तुम काम कर सकते हो। अगला टॉपिक है अपना सर्टिन, टॉपिक 8.2। सर्टिन क्या है? सर्टिन अभी पढ़ोगे। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स टीम, सर्ट इन, ठीक है भाई। अपन देखते हैं, दो टॉपिक शायद बचा है, सर्ट इन और हाँ, दो तीन टॉपिक है इकोनॉमी से पहले। देखते हैं, चलो निपटाते हैं इसको। सर्टेन क्या है ना, सर्टेन पहले न्यूज में क्यों अपन, चलो ये देखते हैं। सर्टेन एंड मास्टर कार्ड इंडिया साइंड एमओयू टू कोलैबोरेशन विद साइबर सिक्योरिटी एनहांस। पता है मास्टर कार्ड है जो अपना आप एटीएम कार्ड से पैसा निकालते हो ना भैया, वो है मास्टर कार्ड, वीजा, रुपए, ये सब चीज इन दोनों में हुआ है। तो सर्टेन है क्या, तो अपन उस पर देख लेंगे। चलो
देखो, इंडियाज सर्टिन इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री एमईटी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये 24/7 इंसिडेंट रिस्पांस हेल्प डेस्क है, ठीक है। कुछ भी हुआ तो तुम तुरंत यहाँ रिपोर्ट कर सकते हो, ये तुरंत उस चीज का संज्ञान लेता है। सर्टिन प्रोवाइड्स इंसिडेंट प्रिवेंशन एंड रिस्पांस एक्टिविटीज, सिक्योरिटी, क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विस, ठीक है। सर्टिन हैज बीन डेजिग्नेटेड टू सर्व नेशनल एजेंसी फॉर इंसिडेंट रिस्पांस अंडर सेक्शन इतना ऑफ आईटी एक्ट, ठीक है। सर्टेन को डेजिग्नेट किया गया, कुछ भी अगर ऐसा अटैक वटैक हो, कुछ भी रैंसमवेयर अटैक हो, तो तुम तुरंत रिस्पॉन्स करोगे, क्योंकि एज नेम सजेस्ट कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ठीक है। तो आईटी एक्ट designate certain to serve as the national agency to perform following function: collection, analysis, information of cyber incident, forecast, alert जारी करो, इमरजेंसी मेजर्स रखो, कोऑर्डिनेशन का काम करो, गाइडलाइंस, एडवाइजरी, व्हाइट पेपर, ये सब सब लागू करो। इनिशिएटिव क्या है? 3-4 इनिशिएटिव याद रखो। स्वच्छता केंद्र, साइबर स्वच्छता केंद्र इज अ बॉटनेट क्लींजिंग है, ये बेसिकली शुरू किया था, ऑपरेटेड बाय इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ठीक है। अंडर दिस साइबर स्वच्छता केंद्र वाज आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, जो मिटी द्वारा है। गोल क्या है? क्रिएट सिक्योर साइबर स्पेस, डिटेक्ट बॉटनेट टू नाइटिफाई इनेबल, पहले तुमको पता चल जाए तुम्हारे फोन में ये सब चीज है। कोलैबोरेशन है इंडस्ट्री और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ मिलके, भाई ये सब चीजों का तुमको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, श्रेया सिंगल केस है। बेसिकली श्रेया सिंगल केस का बैक स्टोरी जान लो क्या था। पुलिस अरेस्टेड 2 वुमेन फॉर पोस्टिंग एलिजिडली ऑफेंसिव ऑब्जेक्शनेबल फोटो वगैरह डाल दी थी, तो पुलिस तुरंत उठा के ले गया। पुलिस मेड द अरेस्ट अंडर सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट विच पनिश पर्सन who sent through a computer resource or communication device any information that is grossly offensive and knowledge of its and or with knowledge of its falsity. The information is transmitted for the purpose of causing annoyance, inconvenience, danger, danger, ठीक है। तो आईटी एक्ट श्रेया सिंह मतलब 2 वुमेन को उठा लिया गया, तो ये केस जाता है सुप्रीम कोर्ट पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इनवैलिडेटेड सेक्शन 68 ऑफ आईटी एक्ट 2000। और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? agreed that the prohibition against the dissemination of information by means of computer resource or a computer device to cause annoyance वगैरह, ठीक है, मान लिया सुप्रीम कोर्ट कि हाँ ये सब चीज होता है। और इंसल्ट did not fall without any reasonable exception to exercise of right to freedom or exception. It further found that because of the provision failed to define terms such as inconvenience or annoyance, a very large amount of protected and innocent speech could be curtailed. अब देखो, तुम आईटी एक्ट बनाए हो, आईटी एक्ट का 66 है, तो ऑब्वियसली इसमें क्या हुआ ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वो टर्म, वो सेक्शन को ही काट दिया था, ठीक है। वो जो एक्ट का वो सेक्शन था उसको स्टक आउट कर दिया था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करके हटा दिया था, ठीक है भैया। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी इसको बोला जाता है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें क्या किया था, बोला था कि यार तुम ऐसे कुछ भी रूल बना के किसी का फ्रीडम ऑफ स्पीच मान रहे हैं कि तुम्हारा मतलब इम्पोर्टेंट है यार, कि कम्युनिकेशन डिवाइस इस पे तुम कुछ भी ऐसे फैला नहीं सकते हो। पर इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम फ्री स्पीच और जो जेन्युइन स्पीच है, जो जेन्युइन बात है, तुम उसको भी मतलब दबा दोगे, ठीक है। इन सब चीजों पे ध्यान दो भाई, मैं सुप्रीम कोर्ट में हमेशा तत्पर हूँ, ठीक है। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, समझ ही आ रहा है नाम से, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जिसमें देखो एक तरह से गवर्नेंस को डील करता है, टेलीकॉम को डील करता है, स्ट्रेटेजिक पब्लिक एंटरप्राइज हो गया, ट्रांसपोर्ट, पावर, एनर्जी, हेल्थ केयर, बैंकिंग, ये सबको एक तरह से एक जगह लाना है। क्या है, पढ़ते हैं। आईटी एक्ट डिफाइन करता है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, सीआईआई क्या है? दोज कंप्यूटर रिसोर्स इन कैपिटेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ विच shall have deliberate और नेशनल सिक्योरिटी। मतलब ऐसा रिसोर्स जिनको मतलब क्रिटिकल, समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए? नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो इंपॉर्टेंट होगा, तो उनको बचाना है। तो सीपीआई प्रोटेक्शन सेंटर इज ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्शन 70A ऑफ आईटी एक्ट बनाया है गैजेट में पास करके, डेजिग्नेटेड एज द नेशनल नोडल एजेंसी इन टर्म ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन। इसका नाम आपको याद होना चाहिए। इट इज अ यूनिट ऑफ एनटीआरओ, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, भैया ये क्या है? एक पार्ट है, ठीक है। जो पीएमओ के अंदर एनटीआरओ आता है, ठीक है। तो एनटीआरओ इज अ टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी। इट वाज सेटअप इन 2004। एजेंसी रिपोर्ट नेशनल सिक्योरिटी, एनएसए को रिपोर्ट, अजीत डोभाल साहब को बताता है कि देखो ये चीज चल रहा है देश में। एनटीआरओ कंप्राइज ऑफ नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, जो अभी सेंटर का नाम बताएं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिप्टोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब। तो एनटीआरओ के बारे में आपको पता चल गया।
उसके अंदर के चीजों के बारे में आपको पता चला। ठीक है भाई। NCIIPC has broadly identified the following as critical sectors। ठीक है। तो ये अभी ये सारी चीजें क्रिटिकल सेंटर्स है। ये अभी जो हम लोग देखे थे, गवर्नेंस, टेलीकॉम, स्ट्रेटेजिक, ये सब ट्रांसपोर्ट एंड ऑल, ये सब क्रिटिकल चीजें हैं। तो यहाँ पर अगर अफेक्ट हुआ तो दिक्कत होगा। अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर साइबर सिक्योरिटी, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013। तो पॉलिसी प्रोवाइड्स फॉर विजन एंड स्ट्रेटेजिक, ऑब्वियसली एक पॉलिसी भी अपना है साइबर सिक्योरिटी के लिए। इसका विजन है सिक्योर रिजिलियंट साइबर स्पेस बनाना है। मिशन इसका क्या है? एक विजन होता है क्या करना है, मिशन उस पर कैसे करोगे। तो प्रोटेक्ट करना इंफॉर्मेशन, ये साइबर स्पेस का कैपेसिटी वगैरह बनाएंगे साइबर थ्रेट के खिलाफ, यही है। ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्टिव्स, टू क्रिएट अ सिक्योर साइबर स्पेस, पता ही है। आईटी वाईटी का एश्योरेंस फ्रेमवर्क वगैरह बनाएंगे, किस तरह से लोग को एश्योर करोगे कि आपका डेटा सेफ है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएंगे। तो नेशनल एंड सेक्टोरल लेवल 24/7 मैकेनिज्म बनाएंगे हम लोग, चीजों को मतलब देखने के लिए। टू एनहांस प्रोटेक्शन एंड रेजिलियंस ऑफ नेशनल ग्रिड, ये करना है, मतलब क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को बचाना है। स्किल वर्कफोर्स, इन सबको ट्रेन करेंगे। 6% अभी टोटल स्किल वर्कफोर्स है, इसको ऑब्वियसली बढ़ाओ यार, कंप्यूटर के बारे में लोगों को पढ़ाओ, तभी आप बचा सकते हो अपना क्रिटिकल सिस्टम्स को। फिजिकल बेनिफिट्स टू बिजनेस देंगे, अगर तुम अच्छे स्टैंडर्ड्स रखते हो सिक्योरिटी के तो तुमको फायदा होगा। टू एनहांस ग्लोबल कोऑपरेशन वगैरह करेंगे, अंडरस्टैंडिंग एंड लेवरेजिंग रिलेशनशिप और फर्दरिंग द कोज ऑफ सिक्योरिटी ऑफ साइबर स्पेस। फिर उसके बाद हो गया कि यही है टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड सॉल्यूशन। ऑब्वियसली R&D बहुत जरूरी है, आर एन डी वगैरह करना है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। फिर है एक चीज है साइबर सुरक्षित भारत। साइबर सुरक्षित भारत क्या है? इज अ इनिशिएटिव इन अ नेशनल प्रोग्राम बाय मिटी टू एजुकेट एंड बिल्ड कैपेसिटी टू एड्रेस साइबर सिक्योरिटी। इंडिया लॉन्च 2018 में PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरह लॉन्च किया गया था। ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? रेज अवेयरनेस करना है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को हेल्प करना है, साइबर हाइजीन वगैरह मेंटेन करो, एजुकेट एंड, मतलब जितने भी चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उनको एजुकेट करो। इंडिया साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर C4IC क्या है? इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर इज इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम, MHA के अंडर है। देखो भैया, कंफ्यूज मत होना, कहीं MET भी आ रहा है। अब ये जैसे इंडिया क्राइम कोऑर्डिनेशन, क्राइम व्राइम आ गया तो MHA के अंडर आ जाओ। ठीक है। डील्स विद साइबर क्राइम वगैरह। ठीक है। स्कीम अप्रूव्ड इन 2018, सिंस रोल आउट एनहांसिंग द नेशनल कलेक्टिव कैपेसिटी, टैकल करना है, फिर से कोऑर्डिनेशन करना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ। ठीक है। 14C, द I4C, सॉरी I4C हैज डेडिकेटेड, मतलब इसको देखो ऑनरेबल होम मिनिस्टर को डेडिकेट किया था, मतलब 10 जनवरी 2020 को मिनिस्टर ने बोला था कि ठीक है तुम्हारे लिए है देश। ऑब्जेक्टिव क्या है? टैकल द इशू रिलेटेड टू साइबर क्राइम। ठीक है। उसके बाद है फाइट अगेंस्ट साइबर क्राइम कमिटेड अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, उसको देखना है। इजी इजी होना चाहिए, मतलब ऑब्वियसली अगर आज भी तुम कोई रिपोर्ट लिखवाने जा रहे हो फोन चोरी का, बहुत मुश्किल होता है, तो वो सारी चीजें आसान होना चाहिए। लोग ऐसे नजरअंदाज चलता है एटीट्यूड, जब तक लाओगे तो ऐसे ही बर्बाद होते रहोगे सब। ये है टू एक्ट एज अ अर्ली वार्निंग सिस्टम, होना चाहिए कुछ अपने पास। अवेयरनेस क्रिएटिंग अमंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम कैसा होता है? ये एग्जांपल होना, पहले आपको बता देता है, मतलब बहुत सारा आजकल इंफॉर्मेशन आता है कि फलाना तरह, ये फलाना नोटिस सर्कुलेट हो रहा है मार्केट में कि फलाने मंत्रालय ने सबको पासवर्ड बदलने को कहा है। तो MHA एक नोटिफिकेशन के थ्रू निकाल रहा है कि देख भाई, इन मैसेज से सावधान रहना, ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, तो आप लोग प्लीज ऐसा कोई काम मत करना। ठीक है, ये सब चीजें, ये सारी चीजें ऐसा आप कर सकते हो। ऐसे स्टेट और यूटी की अपने ऑफिसर्स ऑफिसर्स को ट्रेन करो। ड्राइविंग चेंज इन ओवरऑल कैपेसिटी, कैपेबिलिटी टू टैकल, ऑब्वियसली R&D करो, कैपेबिलिटी बढ़ाओ, बेसिकली यही सारा चीज है। फिर है नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम। हमको यार इससे डॉक्टर शाहरुखे याद आ रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर शाहरुखे फ्रॉम CID। ठीक है, तो चलो, हंसने की बात नहीं है, आगे पढ़ते हैं क्या है। कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड अ सेंटर सेक्टर स्कीम। ठीक है, सेंटर सेक्टर स्कीम याद रखना, क्या सेंटर सेक्टर स्कीम है भैया? किस चीज के बारे में है? नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाना है। प्रीलिम स्पीड है, क्या है? द इंडियन कैबिनेट इज अप्रूव प्रपोजल ऑफ MHA
सेंटर सेक्टर स्कीम के लिए है, ये बनाने के लिए इतना रुपए हम देंगे, ठीक है। पैसा जान के क्या करोगे, तो समझ लो बहुत पैसा लग रहा है। सेंटर सेक्टर स्कीम है, फाइनेंशियल आउटले विल बी प्रोवाइडेड बाय एमएचए फ्रॉम इट्स ओन बजट। कौन पैसा देगा, ये क्राइम क्रूम का बात है तो ऑब्वियसली एमएचए देता है। द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द फॉलोइंग कंपोनेंट: एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैंपस इंडिया फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, फिर है सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी वगैरह होना चाहिए, ठीक है। एग्जिस्टिंग एनहांसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिल्ली कैंपस, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कमिटेड टू पुट इन प्लेस इफेक्टिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वगैरह होना चाहिए, ठीक है। हाई क्वालिटी के प्रोफेशनल्स वगैरह वहां पे आए, जाके लोगों को पढ़ाएं और एक अच्छा से मतलब चीजें डेवलप हो पाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली इनेक्टेड न्यू क्रिमिनल लॉज वगैरह, भारत न्याय संहिता, ये सब सब आया है। तो मतलब उसको अलाइन करके चीजें पढ़ाई जाए चाहिए, समझे विच मैंडेट्स फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इसके ना फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को बहुत मस्त किया गया, इन्वॉल्विंग पनिशमेंट ऑफ टू 7 ईयर और मोर। देन दिस इज स्पेकुलेटेड टू कॉज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन वर्कलोड ऑन फोरेंसिक साइंस। अब देखो, अब तुम बोल रहे हो अपने एक जगह की फोरेंसिक जांच होनी चाहिए, फोरेंसिक जांच के बेसिस पे हम 7 साल सजा देंगे, तो ऑब्वियसली ना इस जांच को अच्छे से कंडक्ट करना होगा। तो कंडक्ट करने के लिए भैया हमारे पास ऐसे लोग होने चाहिए, ठीक है भाई। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडिशनल ऑफ कैंपस नेशनल फॉरेन साइंस यूनिवर्सिटी वगैरह होना चाहिए, अलग अलग लेबोरेटरीज बनाओ, ये सारा चीज करो, ठीक है। क्योंकि अपने पास क्या है, शॉर्टेज ऑफ ट्रेन फॉरेंसिक मैन पावर है, ठीक है। केस लोड्स वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर इंडियाज न्यू क्रिमिनल लॉ, भारतीय भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा एंड ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया। तो तीन अभी जो हम लोग दीज वर रिपील्ड, आईपीसीसी, क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट रिस्पेक्टिवली। द न्यू लॉ बेस्ड ऑन द इंडिया वैल्यू ऑफ जस्टिस, तो हमारा तरीका है with, और जो मॉडर्न डे का मतलब उन सब चीजों का सामंजस्य, प्रॉपर सामंजस्य है। द लॉ एम टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट, अपहोल्ड रूल ऑफ लॉ, इंश्योर स्पीडी एंड एक्सेसिबल जस्टिस टू ऑल, ठीक है भाई। ये बेसिकली आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है गाइस। ओके देन, ठीक है भाइयों बहनों। और आज का ये जो अपना टॉपिक था, जिसमें हमने आईआर देखा, सिक्योरिटी देखा, ये भी डन है, ठीक है। जल्दी अगले वीडियोस में मैं आगे की भी टॉपिक्स आपको कंप्लीट करवा दूंगा। आप बिल्कुल अपना फीडबैक हमें दें, बताएं कि क्या चेंजेस लानी चाहिए हमें, बिल्कुल, ठीक है। चलो यार, पढ़ाई करो मजे से, और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखो, अपन उसको रेज करेंगे, ठीक है। मतलब सॉल्व करेंगे, ऑब्वियसली रेज तो आपने कर ही दिया, सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाय बाय। सो दिस वाज अमन मिश्रा, और बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव्स के साथ मैं आपके साथ जुड़ूंगा आगे। तो बिल्कुल साथ बने रहें और साथ बनाए रखें। ओके देन, टाइम टू साइन ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।